ठीक है, आज हम लो एएमएच, डायबिटीज एंड स्ट्रेस, इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ लो एएमएच, डायबिटीज एंड स्ट्रेस देखेंगे। तो लो एएमएच वाला पार्ट जो है, सबसे पहले एएमएच समझ लें क्या है। एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये एक हार्मोन है जो ओवरी सिक्रीट करती हैं फीमेल्स में, और मेल्स में टेस्टिकल्स में सार्टोली सेल्स, क्योंकि उनका डेवलपमेंट होना होता है मेल जेनाइटल का, और अपने में फीमेल्स में फॉलिकल, एग का बनना, ओवेरियन रिजर्व जो है वो एंटी मुलेरियन हार्मोन की वजह से रहता है। मेल्स में अगर एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं होगा तो उनमें फीमेल जेनाइटल्स बन जाएंगे, इसीलिए वहां एंटी मुलेरियन हार्मोन सार्टोली सेल्स देते रहते हैं अप टू प्यूबर्टी, कि उनमें कहीं थोड़ा भी जेंडर, मतलब वो फीमेल सेगमेंट वाला पार्ट ना डेवलप हो। एंड एएमएच एक वैल्यूबल हार्मोन अब फीमेल्स के लिए क्यों है, क्योंकि उससे हमारा क्वालिटी ऑफ एग नहीं दिखेगा, लेकिन नंबर ऑफ एग्स कितने हैं ओवरी में वो दिखते हैं। मैंने ये डायग्राम इसीलिए बनाया क्योंकि हम सब थ्योरी भूल चुके होंगे, तो इसीलिए ये स्लाइड डाली है कि ये एक फॉलिकल है ओवेरियन, इसके जो बाहर के ये थेका सेल्स है, एक्सटर्नल थेका एक्सटर्ना, ये एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं, एंड्रोजन एंड थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन। ये एंड्रोजन जो है इससे ईस्ट्रोजन बनता है, और वो कौन बनाता है, थेका इंटर्ना। और उसके बाद थेका इंटर्ना के बाद ये लेयर है ग्रैन्युलोसा, जो पूरे हमारे ग्राफियन फॉलिकल को प्रोटेक्ट करती है। ये ग्रैन्युलोसा सेल्स एएमएच सिक्रीट करते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन्स। तो हमको एक दिमाग में होना चाहिए कि हमारे बॉडी में क्या हो रहा है और कहां से, रटना नहीं है खाली कि एएमएच क्या है। माई टेक अवे मैसेज इज ऑलवेज दैट कि आपको इतना आना चाहिए कि उसके बाद आप प्रैक्टिस और एक्सपोजर से सीखो, बट बेस आपको आना चाहिए कि एक फॉलिकल हर लेडी की ओवरी में बहुत सारे बनते हैं, तो एक फॉलिकल की संरचना में क्या क्या मेन चीज है। तो पहला उसकी आउटर लाइनिंग थेका एक्सटर्ना, जो एंड्रोजन देती है, इसीलिए हमें वो कॉर्टिसोल, जब स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वही है, ऑलरेडी एंड्रोजन है, कॉर्टिसोल्स भी बढ़ गए तो सिर्फ लड़का बनने की कमी रह जाती है। तो ये एंड्रोजन से फिर ईस्ट्रोजन बनता है, एंड उसके अंदर की लाइनिंग जो ग्रैन्युलोसा है ये नरिशमेंट देगी, मैच्योरेशन करेगी, एंड एएमएच देती है, जो हमारे एग्स के नंबर्स डिसाइड होते हैं। देन कम्स दी जोना पेल्यूसिडा, जो हमने एक टॉपिक प्रेगनेंसी में बात की थी कि ट्यूबल फैक्टर, वो अभी आगे फिर आएगा कि ट्यूब का सीलिया चला जाए तो ये क्यों चिपक जाता है, क्योंकि जोना सेल पेल्यूसिडा एक समय के बाद गायब हो जाती है, एंड ये उस साइड पर चिपक जाता है। तो इतना सबको समझ में आ गया, क्योंकि बेसिक आता है सबको, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ एएमएच, कि एएमएच का क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है। ये एक हार्मोन है जो ओवरी के ग्रैन्युलोसा सेल्स देते हैं, एग का नंबर हमें बताता है, ये सब हमें पता है। मेल्स में सार्टोली सेल्स बनाते सिक्रीट करते हैं, क्योंकि उनमें फेमिनाइन पार्ट ना हो उसके लिए ये बनता है। लेकिन क्लिनिकली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि एग क्वालिटी या कोई जेनेटिक डिफॉर्मिटी ये नहीं बताता, बट इट ओनली गिव्स अ मेजर ऑफ ओवेरियन रिजर्व, रिफ्लेक्टिंग द नंबर ऑफ एग्स की अब कितने रिमेनिंग है ओवरी में। एंड इससे हम किसी की फर्टिलिटी को जज नहीं कर सकते कि वो लड़की या वो फीमेल इनफर्टाइल है, बस उसकी फर्टिलिटी की ग्रेडेशंस देख सकते हैं कि अच्छी है या एवरेज है या कम की तरफ जा रही है। तो इससे क्या डिसाइड होगा, जैसे मैंने बोला कि कोई, कल ही हमने पढ़ा कि 1 साल तक प्रेग्नेंट नहीं हो दैट इज इनफर्टिलिटी, तो हम वो 1 साल वेट करते हैं अगर वो लड़की 24, 25, 26, 28 साल की है। लेकिन अगर वो लेडी 35 प्लस है तो हम 6 महीने में ही बोलते हैं कि नो, यू कम फॉर शोधन एंड शमन, ऐसे नहीं कि हम सिर्फ शमन औषधि दे। तो ये हमारे ट्रीटमेंट प्लान को डिसाइड करने के लिए एएमएच इंपॉर्टेंट है, कि अगर एएमएच कम है तो उस लेडी के पास साल कम है, हम फटाफट उस पर एक्ट करें। एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है वो एएमएच तो मतलब ठीक है, इसके अलावा वो एक काम और करता है कि जब वो ओवरी को स्टिमुलेट कर रहा है एग बनने का, तो वो एफएसएच जो है वो उस पे भी बहुत कुछ अपना असर डालता है। अब अगर एएमएच कम होगा तो क्या बढ़ेगा, एफएसएच।
क्योंकि और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी देगा कि चल भाई एग रिलीज कर, क्योंकि एएमएच जो एग का क्वांटिटी हमें बता रहा है, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हाइपोथायराइड में क्या है, व्हेन योर थायराइड इज नॉट फंक्शनिंग टीएसएच बढ़ जाता है। खुश होने की बात नहीं है कि टीएसएच बढ़ रहा है, वो तो दुख की बात है कि हमारा थायराइड ग्लैंड जो उसके हार्मोन्स है वो सिक्रीट नहीं कर रहा। हम जब अच्छा नहीं पढ़ते तो हमें ट्यूटर लगाना पड़ता है ना, तो जब थायराइड अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको स्टिमुलेटिंग हार्मोन चाहिए जिसको और ज्यादा काम करना पड़ रहा है। ऐसे ही जब एएमएच कम होगा तो वो सब फर्टिलिटी की तरफ फीमेल जा रही है, तो उसके जो हार्मोन्स पिट्यूटरी दे रहा है स्टिमुलेटिंग, दैट विल इंक्रीज। तो व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस कि अब आप उसका जब ब्लड टेस्ट किसी लेडी का कराएं, उसका एफएसएच ज्यादा है तो आप खुश नहीं होंगे कि वाह तेरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग बहुत अच्छा है, एग्स अच्छे बनेंगे। नो, वो बेचारा एक्स्ट्रा हो ही इसलिए रहा है क्योंकि नीचे ओवरी काम नहीं कर रही। क्लियर? तो उसमें हमको दिखता है कि इसके कंसेप्शन के चांसेस जो है वो थोड़े से गड़बड़ा रहे हैं। अब व्हाट इज गुड एएमएच लेवल फॉर योर एज? तो ये एज के हिसाब से है। नॉर्मल रेंज इज 1 to 4 नैनोग्राम्स पर ml, बट एज के साथ अपन चले तो 25 साल की लेडी 3 to 4 की रेंज में रहेगी। उसके बाद 30 में 2.5, मतलब ये एवरेज है, इसको रटेंगे नहीं, एक अंदाजा कर लेंगे, 2.5, 1.5, 1 एंड 0.5। इसमें तो कंसेप्शन की ना किसी को इच्छा है ना उम्मीद होती है, और जो एवरेज हम पकड़ते हैं कि कितना एएमएच में प्रेगनेंसीज हो सकती हैं आराम से, दैट इज 2 to 4। इफ इट इज बियॉन्ड 6 वो पॉलिसिस्टिक ओवरी हो गया, वो बहुत ज्यादा बन गया, तो वो भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो बन ही नहीं रहे हैं और छोटे 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 ढेर सारे इकट्ठे हो रहे हैं। पॉसिबल कॉजेस कि एएमएच लो होता क्यों है? तो एएमएच लो क्यों होता है? पहला, एडवांसिंग एज, एज के साथ साथ ग्रेजुअली ग्रैन्युलोसा सेल्स की फंक्शनिंग बुढ़ी होने लगती है, तो जब वो कमजोर होने लगेंगे तो एएमएच कम बनाएंगे। एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस जो है वो एएमएच को कम कैसे करता है? क्योंकि वो क्वालिटी हर चीज की खराब कर रहा है। इसको ऐसे फिर नॉर्मल समझाऊं कि आपने अपने गार्डन में घास लगाई है तो ठीक है, अब वो घास सब तरफ फैल जाएगी तो वो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको ऐसा जंगल वाली फीलिंग आएगी। तो सिमिलरली जो एंडोमेट्रियम यूट्रस में होनी चाहिए वो वहां से ट्यूब ओवरी सब जगह हो जाएगी, एंड उसका काम ही क्या है? आई ऑलवेज से कि इट इज लाइक कैंसर, इट इज नॉट फेटल टू लाइफ बट इट इज फेटल टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो वो एक पैरासाइट की तरह सब जगह हो जाएगी, तो ओवरी की फंक्शनिंग खराब होगी, और ओवरी की फंक्शनिंग डिटीरिएट होगी तो एएमएच भी कम हो जाएगा। जेनेटिक फैक्टर, इसीलिए हम नॉर्मली पूछते हैं आपकी मम्मी के पीरियड कब गए? मम्मी को अगर हिस्टेक्टोमी हो गई है तो सिस्टर का कैसा गया, मासी का कैसा है? बिकॉज हम ये देखते हैं कि अगर किसी के घर में अर्ली मीनार्की, अर्ली मीनोपॉज है तो फिर चांसेस हैं कि इसका भी कुछ जेनेटिक फैक्टर होगा। ऑटो इम्यून डिजीज, जितनी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, हाशिमोटो, एसएलई, आरए फैक्टर, ये ऑटो इम्यून डिजीजेस जो है, सोरियासिस, ये सब एएमएच को कम करने में देखा गया है कि जिनमें है उनका एएमएच जल्दी कम होता है। ऑटो इम्यून इज अ सेगमेंट जिसका कोई रीजन नहीं है, बस ये माना जाता है कि हमारे ही सेल्स हमारे लिए घातक है। किसी का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा हो, रेडियो या कीमो, तो उसमें एएमएच लो होता है, बिकॉज कैंसर रेडिएशंस जो हैं, रेडियोथेरेपी, वो गुड सेल्स को डैमेज करती हैं। और इसके अलावा हम सिर्फ कीमो कैंसर में नहीं होता, न्यूक्लियर मेडिसिन होती है एक्चुअली ये ब्रांच। तो ये अगर किसी का एडवांस रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एडवांस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसमें भी जो न्यूक्लियर मेडिसिन दी जाती है, व्हाट आर ऑल दे आर इम्यूनोसप्रेसेंट्स। एक पेशेंट आई थी मेरे से, सिर्फ सजेशन लेने आई थी क्योंकि उसमें मैं कुछ कर नहीं पाती। उसके 5 आईवीएफ फेल थे, शी वाज 32, 5 आईवीएफ फेल, एंड फाइनली उन्होंने ये एक उसका कंक्लूजन लिखा था कि शी नीड्स इम्यूनोसप्रेसेंट कीमोथेरेपी फॉर नेक्स्ट आईवीएफ।
फिर मैंने उसको बोला बेटा तेरे पास कोई फाइल है तो लेके आना, बिकॉज देखो मैं कुछ नहीं भी कर सकूं, मुझे ये लगता है वो पढ़ने से मेरी नॉलेज अपग्रेड होती है, क्योंकि ये मेरी लाइफ में एट द एज ऑफ 52 पहला केस था कि ऐसा क्या कि 5 IVF फेल के बाद इंदिरा IVF की फाइल थी, उसमें लिखा था द पेशेंट रिक्वायर्स दिस। तो देन आई रेड, तो उन्होंने जैसे मैंने कल अपला ANA बोला था, ऐसे ही उन्होंने लिखा कि इसमें एंटीबॉडीज बन जाती है फॉर दी एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो वो अंदर डालते हैं वो फॉरेनर समझ के उसको रिजेक्ट करती है एंड एंटीबॉडीज बनती है। तो इन एंटीबॉडीज को दबाने के लिए शी नीड्स अ सिंगल सिटिंग ऑफ अ कीमोथेरेपी या न्यूक्लियर थेरेपी, जिसमें वो उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस करेंगे एंड इमीडिएटली उसको IVF के लिए ले लेंगे, कि जब तक उसकी इम्यूनिटी दबी रहेगी तब तक वो एम्ब्रियो रिजेक्ट ना हो और वो एक्सेप्ट हो जाए। समझ में आ गया? तो कैंसर ट्रीटमेंट अकेला नहीं, हमको बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं। अब हमको तो ना कीमो पता है, ना रेडिएशन, ना न्यूक्लियर मेडिसिन, एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो ये नॉलेज अगर आपको होगी बच्चे, तो आप क्या करोगे इसमें, आपके पास कोई ऐसी पेशेंट आए, क्योंकि पूजा ने टॉपिक रखा है ये IVF फेलियर वाला, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमको ये करना है कि हम कुछ ना सोच के सबसे ऊपर पर्चे पे पहले उसको कुछ इम्यूनिटी के लिए दे देते। गिलोय इम्यूनिटी सिर्फ बढ़ाता नहीं है, गिलोय की अच्छाई ये है, उसका USP है कि वो इम्यूनिटी को मॉड्यूलेटेड रखता है। तो जब मॉड्यूलेटेड रहेगी तो एक्सेप्टेंस रहेगी। तो आप गिलोय दे सकते हैं इस पेशेंट को। देन एक्सेसिव स्मोकिंग, उसमें देखा गया कि AMH लो होता है। क्यों? जब एक्सेसिव स्मोकिंग, एक्चुअली स्मोकिंग तो है ही खराब चीज, चाहे ना मेल को करनी चाहिए ना फीमेल को, क्योंकि एग का डिप्लीशन इनडायरेक्ट देखा है। स्मोकिंग से जो ब्लड वेसल्स में जमा होता है निकोटीन, उसकी वजह से ब्लड, मैंने पहले भी बताया है शायद ये आप लोगों को डेमो क्लास में, कि ब्लड वेसल्स में जब वो जमा होता है या सीलिया पे जमा होता है तो उनकी फंक्शनिंग खराब होती है, परफ्यूजन ऑफ ब्लड, न्यूट्रिशन खराब होता है। इनडायरेक्टली, आज नहीं कि आज मैंने 2 सिगरेट पी और AMH कम हो गया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब चेन स्मोकर्स आप बन गए तो ये चीजें देखने मिलती हैं। एक्सेस यूज ऑफ प्लास्टिक्स, माइक्रोवेव्स, अजीनोमोटो, इस टाइप के केमिकल्स जो हम यूज करते हैं, इनसे भी हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ती है। जहां वर्ड टॉक्सिक आ रहा है वहां सोच लो विरेचन, बस शोधन करना है, क्लीन करना है, हार्पिक डाल के क्लीन कर देना है। ओबेसिटी, ड्रग्स, ड्रग्स में लॉन्ग टर्म किसी ने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाई हो, मेटफॉर्मिन एंटी डायबिटिक ड्रग किसी ने लॉन्ग टर्म लिया हो, उसका AMH डाउन होगा। क्लोमिफेन सिट्रेट, दूसरी कौन सी है, लेट्रोजोल, दैट इज सेफर देन क्लोमिफेन सिट्रेट। तो क्लोमिफेन सिट्रेट किसी को लॉन्ग टर्म दिया है तो उसका AMH डाउन होता है, एंड इसको इंप्रूव करने के लिए दिया एंड विटामिन D सप्लीमेंट्स अच्छे होते हैं। CoQ भी अच्छा होता है, इनफैक्ट कोएंजाइम 10 जो आता है। अब वाई AMH टेस्ट इज डन, तो पहला कि फीमेल के एग कितने रह गए हैं उसकी बॉडी में, क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है। दूसरा, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर की कैटेगरी में तो नहीं जा रही, जैसे मैंने बताया 23 इयर्स की मेरे पास पेशेंट है, बॉम्बे में कर रही है लॉ, क्लैट क्लियर करके गई है, तो उसका AMH इज 0.03, शी इज जस्ट 23 इयर्स ओल्ड। तो क्या डिक्लेयर करेंगे, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। उसके पर्चे पे तो साइड में बिल्कुल ऐसे लिखा है, क्वेरी मीनोपॉज, मुंबई में उसने किसी को दिखाया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक विरेचन मैंने दिया है उसको, उसके बाद ब्रीहन और रसायन चिकित्सा। अब वो बॉम्बे में है, जब भोपाल आती है मुझसे मिलती है, एटलीस्ट उसको इतना हुआ है कि बीच बीच में स्पॉटिंग्स आ जाती है हर 2 महीने में, तो वो थोड़ी खुश हो गई है, जो 1.5 साल से नहीं था उसको थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है। अगर वो यहाँ भोपाल रहे तो शायद अच्छे से ट्रीटमेंट दे पाऊं, मुझे ये लगता है हमेशा। देन टू डिटरमिन द रीजन ऑफ अर्ली मीनोपॉज, अर्ली मीनोपॉज का रीजन AMH लो है, यानी ओवरी में एग्स है नहीं, इसलिए पेशेंट का मीनोपॉज जल्दी आ गया। PCOS का एक डायग्नोस्टिक टूल है ये। AMH किसी का 6, 6.5, 7 है तो उसको PCOS है, ये सोच के हम उसको नहीं बोलेंगे कि यस यू आर वेरी फर्टाइल।
You are chronic PCOS patient, that is why your AMH is high. Then primary amenorrhea, किसी को 15-16 साल तक पीरियड आया ही नहीं और उसका यूट्रस अच्छा है, सोनोग्राफी में ओवरी अच्छी है, सेप्टेट नहीं है, आप एग्जामिन कर रहे हैं तो हाइमन परफोरेटेड है, AMH कराया तो बहुत लो, शी इज ओवेरियन अरेस्ट में, उसकी आगे बढ़ी नहीं ओवरी। देन नेक्स्ट आता है वही कंट्रोल्ड ओवर स्टिमुलेशन, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत अपने आप ही पेशेंट खाने लग जाते हैं, मैडम ने 4 बार दिया है मुझे ये फर्टिल 50 mg, अब मैं खुद ही खा लूं, तो ये ओवर स्टिमुलेशन कई बार पेशेंट खुद भी करता है, एंड कई बार जब पेशेंट डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज करता है तो हर डॉक्टर अपने हिसाब से लिखता है, 50 नहीं चलो तुम 100 ले लो, तो इस तरीके से ओवर स्टिमुलेशन से भी ओवरीज थक जाती है। देन IVF डिसाइड करना है हमें कि ये पेशेंट नॉर्मल के लिए है, नेचुरल IUI या IVF, या IVF में भी डोनर एग के लायक है, उसके लिए AMH जानना जरूरी है। प्लानिंग फॉर द फ्यूचर प्रेगनेंसी, डिसीजन मेकिंग ऑफ oocyte फ्रीजिंग, ये मैंने कल ही बोला था कि अगर अब जैसे वो बच्ची जिसका बाइलैटरल टॉर्जन था, उसकी उस ओवरी में अगर अच्छे एग्स हैं तो उनको निकाल के फ्रीज कर लेना चाहिए, फ्रीज हो जाएगा तो एटलीस्ट उसके 4, 5, 6 जितने एग्स हैं वो उसके काम आगे आएंगे, तो oocyte फ्रीजिंग के लिए AMH जरूरी है। एंड ओवेरियन कैंसर, ओवरी में कैंसर जो होता है, मैं वापस उसी इमेज पे जाऊंगी, ये थेका सेल्स करते हैं, इनमें कैंसर सबसे ज्यादा देखा जाता है, थेका एक्सटर्ना, इंटर्ना, ग्रैन्युलोसा और जोना पेलिसुरा, इनमें कैंसर नहीं देखा जाता, थेका सेल्स में देखा जाता है। तो थेका सेल्स में कैंसर है तो AMH कोई उसका मार्कर नहीं है, लेकिन AMH बड़ा रहेगा, अगर थेका नहीं ग्रैन्युलोसा सेल्स का होगा तो, पर दैट इज वेरी रेयर, मेनली थेका सेल्स में होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए एज अ डॉक्टर। एंड ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर अगर होगा वो बिनाइन होता है ज्यादातर, पर अगर वो है तो AMH बढ़ेगा नेचुरली, वो सेल्स बढ़ गए तो AMH बढ़ जाएगा। AMH अगर कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है तो अगेन इधर शी इज PCOD और उसको GCT ग्रैन्युलर सेल ट्यूमर हो सकता है, वो भी हमें देखना है। एट द एज ऑफ 42 आप किसी का AMH करा रहे हैं, आप में से कल किसी ने मुझे बताया था कि एक प्रेगनेंसी के लिए आ रही क्योंकि बेटे की डेथ हो गई है, आपको उसका AMH 42 की एज में अगर 5 या 6 दिख रहा है तो बेटर गो फॉर अ गुड CT एब्डोमेन अगर सोनोग्राफी में, क्योंकि ग्रैन्युलोसा सेल नहीं दिखेगा। अब इसका आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, तो कोई भी चीज मैम जैसे अगर AMH कम रहा तो क्वालिटी सही रहेगी प्रेगनेंसी के लिए, एग मेच्योर होंगे उसके अगर कम रहा तो? आप बताइए कि AMH से सिर्फ रिजर्व बताता है, क्वालिटी नहीं बताता। क्वालिटी ओके। नहीं बताता ना, तो हाँ। इसको मैं भी वही यही आयुर्वेदिक पर्सपेक्ट पे ही आई हूँ बेटा। देखो फिर इसको आप सब डॉक्टर्स हो, आप ऐसा समझो कि कैसे समझाऊं, कोई बॉडी का एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ जिससे तुम लोगों को समझ में आए। टीचर होने से ना ये कीड़ा होता है, मैं क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाती हूँ। हाँ, तुम्हारे घर बहुत सारे गेस्ट आए हैं, ठीक है, तुमने इडली सांभर बनाया है, चटनी तुम्हारी कम पड़ गई तो धीरे से दही मिला दूंगी ना, क्वालिटी ऑफ दैट चटनी विल गो। ऐसे ही जब आप किसी इनफर्टिलिटी पेशेंट के लिए होना बेटा, आप हो, मैं हूं या XYZ डॉक्टर, चाहे मैं एलोस कंपाउंड दूं, आप पुष्पधनवा दो और वो लेट्राजोल दे, हम सब का फोकस ओवरी है कि वो अच्छा काम करे, उस अच्छे में ओवरी थक जाती है ना, इट विल रिलीज एग बिकॉज वी आर स्टिमुलेटिंग बट द क्वालिटी विल नॉट बी गुड। और ऐसो को हमको क्या करना है, एक्स्ट्रा केयर के साथ एटलीस्ट 3 मंथ्स तक, जब तक प्लेजेंटा ना बन जाए, लेके जाना पड़ता है। अब उस एक्स्ट्रा केयर में आप लघुमालिनी रस दें, आप सुजाक दें, आप लेप्टाडीन दें, सब दें, लेकिन हमारी मजबूरी होती है एक प्रोजेस्टेरॉन की हेल्प लेना, क्योंकि निर्गुंडी इज नॉट सेफ, तो फिर मैं उसमें प्रोजेस्टेरॉन 1BD कर देती हूँ कि चल आगे बढ़, है ना। तो चांसेस ऐसे ऐसे रहते हैं। एक बिल्कुल पक्की PCOD पेशेंट थी, पहले साइकिल में कंसीव कर गई पर अबॉर्ट कर गई, 8 वीक्स पे जाके टर्मिनेट हो गई।
आई वॉज सो अपसेट फॉर हर। रीजन, उसका हस्बैंड मेरे को दिखाने तो आया था पेट दर्द के लिए उसके, देन सोनोग्राफी में पीसीओडी पता चला। तो व्हाट ही सेड, मैडम मैं 1.5 साल के लिए दुबई जा रहा हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। ये प्रेग्नेंट हो जाए तो इसके पास एक रीजन रहेगा कि मैं, भाई देयर इज अ मोटो उसके बिना रहने का, अदरवाइज वो 1.5 साल बाद आएगा। एंड देख फॉर्चुनेटली पहली फॉलिकुलर साइकिल में वो कंसीव भी कर गई। आई वाज सो हैप्पी फॉर हर। जस्ट 20 साल की बच्ची आज आई थी फॉलो अप में दिखाने, 8 वीक्स पे आके कार्डियक एक्टिविटी बंद हो गई। तो रीजन वही रहा होगा ना, उसका फॉलिकल को मैंने कैसे बढ़ाया वो मुझे पता है। मैं नॉर्मली एलोस कंपाउंड 2 BD देती हूँ, उसको मैंने QID दिया क्योंकि मेरे को दिमाग में वो बात थी कि इसका एग अच्छा बन जाए, उसको बस्ती दी, सब किया। फॉलिकल उसका 18 पे आके रुक गया। तो वो फॉलिकल क्या था, प्री टर्म, पहले निकल गया ना, मतलब 18 पे रुक गया। देन आई गिव हर HCG इंजेक्शन की रिलीज हो। तो उसके बाद मैंने बोला अब तू मत आना, क्योंकि अंदर से मेरा मन तो कह रहा था 18 है और मैं इंजेक्शन दे रही हूँ, जबकि नॉर्मली मैं नहीं देती हूँ ऐसे। उसका यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आया, वी वर वेरी हैप्पी। उसका हस्बैंड, वो और मैं यहाँ से ट्रायंगल चैटिंग कर रही, थैंक यू मैम ये वो। आज मदर इन लॉ के साथ आई थी, मिस अबॉर्शन टर्मिनेट हो गया। तो दिस इज मंताशा, जो तुमने पूछा कि हम गारंटी नहीं ले सकते, ये हमने जबरदस्ती करा है। जबरदस्ती किसी चीज को बनाना 50-50 होता मैम है ना। एलोइक कंपाउंड आपने फॉलिकल की साइज बढ़ाने के लिए दिए थे क्या? हाँ, कब अच्छा से कब से शुरू करते हैं मैम ये? सेकेंड डे। ओके, और टिल? टिल देखो, अगर सोनोग्राफी करा रहे हो तो दिख रहा है जी ना। जी सोनोग्राफी नहीं करा रहे हो तो 12वें दिन तक दो, क्योंकि फिर वो बड़ा हो जाएगा तो 14वें दिन निकलेगा नहीं, है ना। ठीक है, मतलब मैं सेकंड डे से शुरू करूँ 2BD और उसकी हाँ, फॉलिकल स्टडी कराती रहूं? कराओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि देखो जी मैं दे जी। ना, हूँ मैं इसको TID कर दूं क्या, जैसे मैंने उसका करा, QID कर दिया, कि भाई बात तो सही ऐसे ना। अब आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव अगर हम लो MH का देखें तो इट इज ओनली एंड ओनली धातु क्षय, पूरा उसका धातु का क्षय हो गया। और कौन सी धातु, रस, रस का भी क्षय हुआ तो उससे उपधातु आर्तव, आर्तव में भी अंतःपुष्प। क्योंकि लो MH की लेडीज को पीरियड तो आता रहता है, 40-45 के बाद पीरियड आता है ना, पर फॉलिकल नहीं बन रहा होता, एनओव्यूलेटरी साइकिल्स हो जाती है नॉर्मली 45 के बाद। तो इसका धातु क्षय है, और क्षय जो है वो वात का लक्षण है, यानी पेशेंट पित्त से वात की तरफ जा रही है। अब मीनोपॉज याद करो जो बताया था, पित्त से वात की तरफ जाने वाला ट्रांसफॉर्मेशन एज जो है, दैट इज मीनोपॉज। तो AMH इज व्हाट, अब कोरिलेट हो गया ना। आयुर्वेद इज परफेक्ट, बस कोरिलेशन बिठाना आप लोग सब सीख जाओगे, और आ गया होगा कि हम कोरिलेट करें कि पित्त से वात की तरफ जा रही है, वात कर्षण लेखन करती है, क्षय करती है। अब हम सब के दिमाग में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आ गया, मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं, पिछले इतने दिनों से जो बोल रही हूँ वही ऐड हो गया कि रस स्रोतस, रक्तवाह स्रोतस, और उधर आर्तव शुक्रवाह स्रोतस, इन पे हमको काम करना है। और काम क्या होगा, ब्रीहन एंड रसायन, ठीक है। लेकिन अगर कोई पुरानी हिस्ट्री से आया है कि खूब सारे इंजेक्शंस लिए हैं, ये किया है, तो उसमें हार्मोन्स गड़बड़ है, तो विरेचन देके डिटॉक्स करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद दिस। अंडरस्टूड। इस पूरे स्लाइड का सार भाग यही है। अब सार भाग में अग्निदीपन तो देना ही है, जब विरेचन लेंगे तो अग्निदीपन, और किसी को ब्रीहन या रसायन देंगे तो भी अग्निदीपन, क्योंकि उसका अब्जॉर्प्शन पावर तो बढ़ाएं पहले। तो अग्निदीपन चिकित्सा करने के बाद प्रॉपर रस धातु बने, और रस धातु से उसकी उप धातु बने, उसके लिए ये चिकित्सा है। क्लियर हो गया। मैम दीपन चिकित्सा 1 वीक? आरती पूछ रही है ना, आरती बच्चे ये पूरा ना पेशेंट की क्रॉनिसिटी पे होता है। मैं इसलिए आपको बोलती हूँ 1 वीक, 15 दिन, 1 महीना भी कोई। अब जैसे ये 5 IVF फेल है, बता इसको 8 दिन में मैं क्या ठीक कर पाऊंगी, कुछ भी नहीं ना। तो इसको आप 1 मंथ के लिए दीपन पाचन, और साथ में कुछ एक यूट्राइन दे दो, अशोका रिज दे दो, कुछ भी जो उसके यूट्रस को थोड़ा सा फलग्रिप दे दो, कुछ उसको नरिश करता रहे, ठीक है। तो वो आप देखो पेशेंट, जैसे अब किसी को डायबिटीज है, अगर उसकी 120 फास्टिंग है तो आप एक गोली दोगे,
160 है तो 2 दे दोगे, और 300 पार है तो इंसुलिन लगाओगे ना। तो दिस इज हाउ यू विल डिसाइड द डोज बेटा। पेशेंट बहुत ओबेस, बिल्कुल बम आई है, थायराइड भी है, पीसीओडी भी है, आईवीएफ फेल है, 7 दिन की दीपन चिकित्सा से कुछ नहीं होगा, महीना भर तो ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। हड़बड़ी नहीं करनी, क्योंकि वो 5 आईवीएफ फेल, मतलब वो कितने 1.5-2 साल से तो डॉक्टर के पास आई, तो हमारे पास 2 महीने रह लेगी तो क्या हो गया, ठीक है। अब आयुर्वेद अप्रोच में बूस्टिंग एएमएच, हमने पहला क्या पढ़ा कि हमें करना क्या है। अब एएमएच को बूस्ट करने के लिए सबसे पहले उसकी डाइट एंड उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल करो, है ना। तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ते मेरा ना गुस्सा भी बढ़ गया है थ्योरी के लेके। मेरी एक पेशेंट को आज मैं डांट के आ गई, उसका हस्बैंड बहुत खुश मेरे साथ हाँ में हाँ कर रहा था। मैं कहा तुम लोग ना एक्स्ट्रा दिमाग लगाती हो, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है तुम लोगों की, कि कभी एक बन रहा है कभी नहीं। मैं कहा हम क्या करें, अंदर चले जाए क्या मतलब मुझे गुस्सा आ रहा था, बिकॉज शी जस्ट सेड मैडम इस बार तो अंडा बना नहीं। तो मैंने बोला आई कैन नॉट डू इट ना, यू हैव टू इम्प्रूव। तो यही सबसे पहले पेशेंट को बोलो कि खाने में नरिशमेंट मीन्स पूरे दिन काजू बादाम नहीं खाने हैं, बट न्यूट्रिटिव वैल्यू रखे, रोटी कम, सब्जियां ज्यादा, फ्रूट्स ज्यादा, प्रोटीन्स ज्यादा, ऐसे। और मैं तो बोलती हूँ आजकल सब गूगल पढ़ते हैं, हमारे पास आने से पहले वो गूगल देख के आते हैं। टेल देम विच फ्रूट इज गुड फॉर ओवरीज, आप वो खाओ ना। आप हमसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो ऐसे बोलती हूँ ये गूगल है, इसको आप खोलो और देखो कि आपके लिए क्या अच्छा है। सिंगाड़ा अच्छा है, टमाटर अच्छा है कच्चा, लाइकोपीन है उसमें, टेक दैट। जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, आंवला है, आम है, ये चीजें खाओ। फिर हाँ मैडम ऐसे होता है। अब लाइफस्टाइल में हर लेडी को 3 आसन कंपलसरी कर दो, तितली आसन, सेतुबंध मतलब ब्रिज पोज, है ना, एंड चौथा है मलासन, तीसरा है मलासन। ये 3 आसन कंपलसरी कर। अब ये क्यों, मैं उसके पीछे रीजन देती हूँ। तितली आसन में जब आप इतना मूवमेंट करते हो, ब्लड फ्लो कम्स देयर, एंड ब्लड फ्लो कहाँ आया, पेल्विस, पेल्विस विल गेट द नरिशमेंट, 1। दूसरा सेतुबंध, आप जैसे ऐसे ऊपर नीचे होते हो आपका कोर टाइट होता है, इट विल अगेन इंप्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। एंड ड्रिलिंग, ओवेरियन ड्रिलिंग कितनों ने देखी है मुझे नहीं पता। ओवेरियन ड्रिलिंग में क्या करते हैं बेटा, लैप्रोस्कोप से अंदर जाते हैं एंड उसको ऐसे एक, रमनदीप ने देखी है, उसको एक नीडल टाइप होती है, उससे ऐसे टिक 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 ऐसे कर देते हैं। तो ओवरी को आप जब ऐसा टिक करते हो ना, स्पाज्म आता है, स्मूथ मसल्स कवरिंग जो इनके, तो वो एक ड्रिलिंग हुई। ब्रिज पोज में क्या होगा, कपालभाति में क्या होगा, इंट्रा abdominal pressure will increase and that vibration will give the vibration to ovary। 2 कपालभाति है, 2 सेतुबंध से नहीं होगा, इसीलिए बाबा रामदेव 100 कपालभाति बोलते हैं कि 1 2 3 जब करोगे तो इफेक्ट आएगा, ठीक है। एंड थर्ड आई सेड मलासन। मलासन का क्या है, कोई मुझे आंसर दे सकता है? अब बोलो, 117 लोग हो, बोलो। मैम वहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव एरिया में जो मसल्स होती है उसको स्ट्रेंथन करती है ना और मलासन। बात अनुलोमन। और मैम यस वेरी गुड, वात अनुलोमन बेटा, हम डिलीवरी इसी पोस्चर में कराते हैं, ठीक है मेरा। हमको मोशन इसी पोस्चर में होता है, वात का अनुलोमन। सारा खेल तो वात अनुलोमन का ही है। अब Now, उसमें मृष्वे स्रोत से रिलेटेड हो गया ना, वो भी सिर्फ बात का अनुलोमन होगा। बस मलासन पोज में आप कारपेट पे उस तरफ जाओ, फिर इस तरफ आओ, अपने ड्राइंग रूम में चल लो जरा 5 राउंड। तो हर पेशेंट, पेल्विक मसल्स को भी मैम ये स्ट्रॉन्ग करता है ना, वो तो है, वो उसने बिल्कुल ठीक कहा, पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, 100% करता है, वो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। तो पेल्विक मसल स्ट्रेंथनिंग इज मॉडर्न कंसेप्ट, आयुर्वेद का कंसेप्ट क्या है, वात का अनुलोम, है ना। तो आप जी, हाँ इस जी, चीज को अपने हर पेशेंट को पहली बात ये बोलोगे कि तुम वापस सात्विक हो जाओ, ठीक है। हम भी गड़बड़ है, हम पेशेंट्स को प्रवचन दे रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे हो गए, है ना। हम भी गड़बड़ है, रात में 12 बजे मैगी खा लेते हैं बना के, दैट इज रॉन्ग, नहीं होना चाहिए। जब मैं ऐसा कुछ खाती हूँ मुझे गिल्टी लगता है, बट हम ट्राई करें कि हम अपने पेशेंट्स को ठीक करें। देन आयुर्वेदिक हर्ब्स में शतावरी स्ट्रेंथन्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अश्वगंधा स्ट्रेस कम करेगा, और ये नीचे मेरा कहाँ चला गया, चलो आगे भी हैं वो तो मैं बता दूंगी। अब आयुर्वेदिक उसमें जो हम ट्रीटमेंट पे जाएंगे, मुझसे अभी किसी ने पूछा था, पंचकर्म में डिटॉक्सिफिकेशन,
सबसे पहले विरेचन, मुझे सबसे अच्छा वही लगता है। टू डिटॉक्स इज विरेचन। अब विरेचन में आप वही इसमें पंचतिक घृत दे दो और उसका विरेचन कराओ। और 3 देखो इसमें ये एक मैंने रिसर्च पेपर निकाल के लिखा है। मैं नॉर्मली बंसगर में विरेचन कराती हूँ, बट आपको ऑथेंटिफिकेशन के लिए किसी जर्नल का निकाला है कि 30-60 डेज मतलब लगभग 2 से 3 महीने के बाद आपको उसका रिजल्ट दिखेगा कि उसका मैम लो AMH एएमएच के साथ और भी तो फैक्टर हो सकते हैं ना इनफर्टिलिटी में, तो उनमें जैसे हमारा विरेचन या कोई भी चीज कॉन्ट्रा इंडिकेशन इंडिकेशन वो भी तो हमें देखना होगा ना फिर। बेटा विरेचन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस में है बताओ? मैम जैसे हमारा पित्त अगर बढ़ा है तो हम विरेचन वाली चीजें विरेचन हम कराएंगे, हाँ, लेकिन और अगर मतलब कफ बढ़ा है तो हम वमन की तरफ जाते हैं। कफ सिर्फ वमन की तरफ आप कब जाते हो? जब इट इज प्योर कफज पीसीओडी या हाइपोथायरॉइड। बाकी आपको कफज इंडिकेशन कहीं नहीं आ रहा वमन का, है ना? तुमने भी मेरे उसमें देखा होगा कि मैंने कफज बहुत कम यूज किया। एंड इसको तुम वैसे भी देखो, ये सब मैंने शायद डेमो क्लास में बोला था। अभी के नेचर में तुम लोग मेरे साथ 100 से ज्यादा लोग जुड़े हो, ऑनेस्टली बताना कि सबका गुस्सा कैसा है? तेज? हाथ Yes, उठाओ। यस मैम। बहुत हर किसी पे। हम सब, है ना? हम सब सुनो, हम सब ने बस में ट्रैवल किया है, हम सब ने ट्रेन में किया है ना? देखो सभी का है। मैम बहुत ही तेज। अच्छा देखो, हम सब ने ट्रेन में ट्रैवल किया है। पहले कैसे होता था? आप थोड़ा शिफ्ट होंगे, थोड़ी सी जगह देंगे, अब कैसा होता है? ये मेरी सीट है, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? ये टोन हो गई है ना हम सबकी। दिस इज द रीजन बेटा कि ये जो पित्त है ना, मतलब दिमाग से लेके दिल तक पूरे में हमारा एंगर भर गया, बिकॉज हमारा खान पान वैसा हो गया, और हमारी वैसी है। प्रकृति की चीजें मोस्टली हम खाते हैं, ज्यादा Yes, मिर्च मसाला, ज्यादा yes. फास्ट फूड। तो इसीलिए मैंने कहा ना, देखो सबका अपना है बेटा। किसी को ब्लैक कलर पसंद है, किसी को रेड। बट अगर पंचकर्म में मेरे पास आओ तो मुझे विरेचन बहुत पसंद। मुझे ऐसा लगता है यस, पूरी गट क्लीन हो गई, है ना? तो बस विरेचन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस में है बेटा? फैटी लिवर में, हाई कोलेस्ट्रॉल में, उन दोनों में तो बिल्कुल नहीं देना। एंड किसी पेशेंट की हिस्ट्री गृहिणी की है तो मैं अवॉइड करती हूँ, या रिपीटेड कोलाइटिस, उसको म्यूकस बहुत आ रहा है तो आई अवॉइड, क्योंकि उस बेचारे को कुछ और नहीं हो जाए। बस बाकी सब में उसको पहले ही मोशन मतलब ज्यादा रहते हैं पर वही, डे, और उसमें हम इतना उसको घी घी पिला के करें। फैटी लिवर में तो बिल्कुल नहीं करती, हाई कोलेस्ट्रॉल में भी नहीं करती। तो वो आपको डिसाइड करना है। देखो अब मेरे को आपके पास कितने पेशेंट आ रहे हैं मुझे आइडिया नहीं ना बेटा, तो उस हाई कोलेस्ट्रॉल में अपन त्रिव्रत या त्रिफला से माइल्ड विरेचन भी तो दे सकते हैं, जो घृत जरूरी भी नहीं है। हाँ, तो उसमें हमें मृदु विरेचन देना है ना, हमको उसको इतना स्नेहपान नहीं कराना है। क्लियर? देन ये डिटॉक्स होने के बाद हम रसायन पे आएंगे, और इसमें यही मैं कह रही थी ना, शतावरी, अश्वगंधा, गुडुचि और यष्टि मधु। गुडुचि ने इम्यूनोमॉड्यूलेटर का काम किया, यष्टि मधु ने हीलिंग का काम किया। जो वहां डीजेनरेशन और डैमेज हो रहा है उसको यष्टि मधु रिजुविनेट करता है। ठीक है? अब उत्तर वस्ती का यहाँ पे अच्छा काम है, और उत्तर वस्ती में आप अगर दें तो कौन सी देंगे? फलघृत की, महाकल्याण घृत की, या इवन महानारायण तेल, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ऑयल्स थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड देती हूँ मैं। तो आप अगर उत्तर वस्ती देना चाहें दें, नहीं तो मैंने पहले भी कई बार बोला है, एक वर्ती सी बना लें और एक्सटर्नल ऑर्स के अंदर तक आप पहुंचा दें। बस मत करो चार्ज पेशेंट से ज्यादा, क्योंकि भाई वो आएगी नहीं तो रोज आपके पास। आप अगर 150 रुपए भी लोगे तो वो आ जाएगी, 10 दिन बुला लो, है ना? जो बीच वाला फेज है उसका, पोस्ट मेंसेस वाला, बुलाओ, डू इट। मैडम वो भर्ती तो फिर वॉल सेलम और इसकी हेल्प से ही रखनी पड़ेगी ना? वल्सलम की जरूरत नहीं पड़ती, वर्ती में वल्सलम की जरूरत नहीं पड़ती। आप अगर स्पेक्युलम और रिट्रैक्टर ले लें और एक आर्टरी से ले ले अंदर, जैसे हम ब्रेस्ट एब्सेस को आर्टरी से क्लीन करके उसमें पैकिंग डालते हैं ना, इट इज जस्ट लाइक दैट, है ना? बस स्टेराइल हो ये चीजें, यू कैन डू दैट। क्योंकि उत्तर वस्ती के लिए मैं फिर वही बोलूंगी, एक अच्छा ओटी होना चाहिए, नो रिस्क इन आवर लाइफ, है ना, एंड नो रिस्क फॉर द पेशेंट। मैम एक बार वर्ती कैसे रखनी है एक बार दोबारा बता दीजिए। देख बेटा, वर्ती में सबसे पहले पीवी करना सीखो। पीवी किया तुम्हें सामने सर्विक्स दिख गया ना,
अब सर्विक्स को वेल्सम से होल्ड करोगे तो पेशेंट को पेन होता है, कई बार वासोवेगल में जाता है पेशेंट। हाँ जी, हाँ जी। कल ही कॉपर्टी निकाली तो वो पेशेंट बिल्कुल हाँ कर रही थी, है ना। ठीक है। तो मैं तो नॉर्मली वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर यूज कर लेती हूँ ऐसे, ओके। यू जस्ट लिफ्ट अप दी सर्विक्स, वो सर्विक्स लिफ्ट हो गया एंड आर्टरी को आपने पकड़, आर्टरी से पकड़ के कॉपर्टी निकाल दी। तो राइट आप उस केस में निकालने का काम कर रहे हैं तो वैसे ही हम डालने का भी कर सकते हैं। राइट, ठीक है। बस दैट्स इट, डू इट। ठीक है। थैंक यू। अब आयुर्वेद मेडिसिन फॉर लो एएमएच में संतति बिंदु साउथ की एक मेडिसिन है, अच्छी है। मैंने इसमें सारा नहीं लिख पाई हूँ। पुष्प धनवा रस, फलघृत, महाकल्याण घृत, चंद्रप्रभावती एंड सप्तसार कषायम, ये सब अच्छे रिजल्ट देते हैं लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर 15 डेज, फॉर 3 months। बट ये सब थोड़ा सा शोधन करने के बाद। अब आता है सेकंड पॉइंट, स्ट्रेस एंड इनफर्टिलिटी। स्ट्रेस मैम ये जैसे तो लो एमएच के आपने बताए, तो हाई एमएच अगर किसी में रहेगा तो उसमें कैसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा? एएमएच में 2 लोग ही आएंगे खाली बेटा, या कैंसर या पीसीओडी। कैंसर हमारे हाथ का नहीं है, पीसीओडी को करेक्ट करेंगे तो एएमएच नॉर्मल हो जाएगा। मैम एक पिछली वाली स्लाइड एक बार फिर बता ओके। दें। देख ली जी आप लोगों के पास आए होंगे ये सब नोट्स। मैंने नोट्स जैसे ही लिखे हैं, पॉइंटर्स इसलिए नहीं डाले बिकॉज शी टोल्ड मी नोट्स, तो मैंने कहा चलो नोट्स जैसे करेंगे इसको। तो अब मेहनत की है मैम आपने, क्या सुमन? काफी मेहनत की हुई है मैम। एक्चुअली की है, पता है मेरी लाइफ में मैंने थीसिस के बाद अब इतना टाइपिंग करी है। अब मैं वही सोच रही हूँ 21 तारीख के बाद मुझे बहुत खाली लगेगा, कुछ काम ही नहीं है करने के लिए, ऐसा लगेगा। अब स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस में सिर्फ और सिर्फ देखो मानसिक अभिताप, मैंने कहा था ना ऋतु क्षेत्र अंबु बीजा नाम सामग्र्याद अंकुरो, लेकिन उसके अलावा 5वां ऐड किया हमने कि मानसिक अभिताप। मानसिक अभिताप जो है वो सिर्फ एक हार्मोन बढ़ाता है एंड दैट इज कॉर्टिसोल, फाइट एंड फ्लाइट। अब कॉर्टिसोल सिस्टम में बढ़ गया, ओवरी में एंड्रोजन, तो दोनों मिलके घातक साबित हो जाएंगे, कंप्लीट मैस्कुलाइन पार्ट फीमेल में आ जाएगा। कुछ और टॉपिक पे थोड़ी छुट्टी करके करेंगे बेटा, 24-25 वर्कशॉप है, उसके लिए भी जाना है। अब इसमें क्या क्या होगा, स्ट्रेस जब बढ़ता है तो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, थायराइड पे, शुगर पे, कॉर्टिसोल्स पे ग्रेजुअली धीरे धीरे गलत, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ नहीं आता, नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं जो मैं आगे बता रही हूँ आपको। इम्पैक्ट ऑन थायराइड, जैसे ही कॉर्टिसोल बढ़ता है थायराइड के फंक्शन को वो स्लो कर देता है, तो मेटाबॉलिज्म और स्लो हो गया और हम ओबेस हो गए, थका थका लगेगा, डिप्रेसिव मूड्स। तो ओबेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, दैट मीन्स है ये चीज है। स्ट्रेस मंचिंग करते हैं, भूख लगने लग, मतलब सिर्फ खाते हैं, हम भूख नहीं लग रही बट बस गुस्से में धन 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 खाना शुरू, ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ेगा, टाइप 2 डायबिटीज बढ़ेगी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अब जब कॉर्टिसोल बढ़ गया, थायराइड कम हो गया, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बट ऑब्वियस है फर्टिलिटी, सेक्सुअल डिजायर सब कम हो जाएंगे एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ जाएगी। और एक चीज बोलो, आप जब स्ट्रेस या गुस्से में होते हैं आपके वेजाइनल सिक्रीशंस भी ड्राई होते हैं, यू आर इरिटेबल, है ना। ये सब ने प्रैक्टिकली क्लिनिक्स में या नॉर्मली अपने पे भी ऑब्जर्व किया होगा। यू आर इरिटेबल, मुंह सूखने लगता है, चिड़चिड़ाहट सी होती है, यानी आपके अंदर सब कुछ क्या बढ़ गया, वात के साथ साथ पित्त। तो 2 दोष और एक मानसिक दोष, ये 3 को बैलेंस करेंगे किसमें, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इनफर्टिलिटी। ओबेसिटी मैंने अभी पहले ही बता दिया, ओवर ईटिंग, वेट गेन, प्रॉब्लम्स प्रेग्नेंट होने में आनी ही है जब ये सारा गड़बड़ होगा। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बहुत देखते हैं, तो आप लोग सबके क्लिनिक्स में भी बच्चियां आती होंगी कि मैम जब पीरियड आने वाला होता है बहुत पेट दर्द होता है, खाना खाने का मन नहीं होता, उल्टी जैसा लगता है और रोना रोना आता है, आती हैं ऐसी पेशेंट्स?
और मम्मियां उनकी और सपोर्ट करती हैं कि इन लोगों को पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है, पीरियड आता है तो बेचारी ऐसी हो जाती है। नो, इस बेचारी को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो आप उसमें उसको मीनो क्रैम्प वगैरह दशमूल मेंस्टा दो, लेकिन उसको साथ में ब्राह्मी या ये तगर इस टाइप का कुछ ऐड कर दो, सो दैट डी स्ट्रेस्ड रहेगी, तो पीएमएस का परसेप्शन जो उसको हो रहा है वो कम हो जाएगा। लो सेक्स डिजायर। अब इन सब में लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप को जब स्ट्रेस वाला फैक्टर आ रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या ध्यान देनी है और अपने पेशेंट्स को समझानी है, हेवी फ्रीक्वेंट पीरियड्स या स्टॉप्ड एंड मिस पीरियड्स। अब आप लोग बताओ, ये ही दोनों ऑपोजिट चीजें कैसे हो सकती है? ये हैवी भी हो जाए और किसी को बंद भी हो जाए, बताओ। जो कफज प्रकृति होगा उसके स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। अब हाँ, ठीक है। जो प्रकृति होगा मैम उसको ज्यादा ऑलरेडी वो ओबेस है, वो और ओबेस होगा एंड पीरियड्स विल स्टॉप, पक्की वाली पीसीओडी, ठीक है। एंड जो पित्तज वाली है, जब वो गुस्सा होती है तो वो चिड़चिड़ी होके अपना हाई बीपी और पसीना बढ़ाती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियड्स एंड ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। आ गया समझ में? यहाँ प्रकृति रोल प्ले कर रही है। मैम अगर वात प्रधान प्रकृति है और उसको स्ट्रेस जैसे ग्रीफ या शोक या शॉक है तो भी तो स्टॉप्ड और मिस पीरियड हो सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंस। दो टाइप के लोग होते हैं डिमेंशिया में, एग्रेशन एंड डिप्रेशन। जी, अवसाद और उन्माद, पढ़े हो ना? ओके, यस यस, बस ओके, दैट्स द डिफरेंस। पेशेंट के अंदर उतर के देखो बेटा, और मैं हर एक को बोलती हूँ अपने आप को स्पेसिमेन बना लो, है ना। अब तुम में से बहुत सारे अनमैरिड है इसलिए मैं सब कुछ नहीं बोल पाती हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं और इसमें से कुछ तो मेरे क्लिनिक में भी आते हैं। आप अपने आप को स्पेसिमेन बना लो। आपको गुस्सा आ रहा है तो आप कैसे हो जाते हो, है ना? बस। और कई ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है तो हम होते हैं ना कोप भवन में चले गए, कोप भवन यानी अवसाद, चुप हो गए। और कुछ होते हैं जो ग्लास तोड़ देंगे, शोर मचा देंगे। प्रकृति आ गई समझ में? प्रकृति का जो रिफ्लेक्शन होगा बीमारी का वो भी वैसा ही होगा ना बेटा? यस। बस हाँ, बोलो। और कुछ पूछ रहा था कोई? क्या नहीं मैम इसी केस में एक चीज अगेन जस्ट फ्रॉम सम एक्सपीरियंस आई एम आस्किंग दैट ग्रीफ या बहुत जैसे अवसाद हो गया तो उसमें कभी उसमें भी ऐसा हो सकता है कि बहुत लंबे पीरियड्स चल रहे हो, रुके ही ना, इट इज पॉसिबल। तो उस केस में हम किस तरह से विचार करेंगे? अगर उसमें बहुत लंबे चल रहे हैं ना बेटा, तो उसमें फिर कुछ हिस्ट्री है क्या उस पेशेंट की? नहीं। ओके। एंड हैवी है या स्पॉटिंग है? मीडियम मॉडरेट फ्लो। मॉडरेट। तो देन मुझे ऐसा लगता है कि फिर बस उसको मेंटल रिलैक्सेंट और कुछ सिम्टोमेटिक दे दो, रक्स, है ना। अगर कुछ और पैथोलॉजी पीछे नहीं है तो जस्ट लीवर, है ना, ठीक है। अब कॉर्टिसोल बढ़ा है तो हेयर लॉस, हेयर थिनिंग, पेन ड्यूरिंग सेक्स तो बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, वेट गेन, नाइट स्वेट्स, स्किन टैग्स। स्किन टैग्स आते हैं गले पे, ये जो मस्से आ जाते हैं। अब हमें तो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज इट इज मेनोपॉजल एज। यंग बच्चों में जब आ रहे हैं इट इज कॉर्टिसोल्स या फैटी लिवर। लिवर डिफॉर्मिटीज में आते हैं पिगमेंटेशन एंड टैग्स, या आपका जब बहुत स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा, तो ये जो हम मस्से निकालते हैं ना आजकल लेजर और उन सब से, ये स्किन टैग्स। डार्कनिंग ऑफ द स्किन इन द नेक एरिया, वही अकैंथस नाइग्रेंस, है ना। ग्रॉइन एरिया, अंडर आर्म, मैंने ये पहले भी बताया। एक्ने ऑन द फेस, चेस्ट एंड बैक, एंड एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड चिन, बिकॉज योर कॉर्टिसोल्स आर राइजिंग सिस्टम में भी और उधर रिप्रोडक्टिव में भी एंड्रोजन आपके पास है, तो नेचुरली आपका थोड़ा सा ये सब चीजें बढ़ जाएगी। तो ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट्स 11, ये सब आपको अपने क्लिनिक में बिल्कुल दिमाग में रखना है और इनके बेसिस पे ट्रीट करना है बेटा। समझ में आ गया? तो आपकी बहुत चीजें कवर हो जाएगी। देन मानसिक अभिताप, वही मैंने कहा कि स्ट्रेस, मानसिक अभिताप साइकोलॉजिकल, इसमें इनफर्टिलिटी का रीजन ही यही है
कि when this is not working, it is utter confusion in your brain. And जब brain में utter confusion है, तो your hypothalamus, which is the relay center, that gets disturbed, and धीरे धीरे वो एक्सेस पूरा जाता है. और ये एक दिन में नहीं जाता बेटा. It takes months and years to develop. तो उसको वापस रिवर्सल जाने के लिए भी एटलीस्ट 3 months पेशेंट से हम मांगेंगे. एंड इसमें वही जो मैंने बोला, वात या पित्त, उसके लिए ठीक है आप वस्ती दे दो, बट नॉर्मली मैं वस्ती नहीं देती. मेरे जितने स्ट्रेस वाले पेशेंट होते हैं उनको मैं नस्य और शिरोधारा करती हूँ. अभी 2 चल रही हैं, बिल्कुल सिंपल सौम्य नस्य दो. ऐसा बहुत सारा षड बिंदु और अणु तेल डाल की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको ऐसी कोई बीमारी नहीं है. इनफैक्ट नस्य तुमको देना है तो तुम AMH में दो, वो मैं भूल गई बताना. लो AMH में नस्य दो तर्पण के लिए, है ना. उसमें हमेशा जब आप लोग नस्य देते हो, किस तेल से देते हो? अणु तेल, यस मैम. है ना. देखो तुम लोग सब आयुर्वेद में इंडिया बना दो, मजा आ जाएगा. मेरा तो फोकस ही यही है कि हम सब आयुर्वेद से पेशेंट्स को ठीक करें. आप अणु तेल दो बेटा, बिल्कुल, लेकिन जब आपको ब्रीहन देना है, लो AMH क्षय व्याधि है, तो आप अणु तेल के बाद शीरबला पे आ जाओ, बल्य ब्रीहन, ठीक है. तो ये करना है. अब मानसिक अभिताप में जस्ट फॉर रिलैक्सेशन, तो आप भले ही 1-1 ड्रॉप 2-2 ड्रॉप डालो, प्रतिमाश टाइप करो, एक अच्छा हेड मसाज, पैरों पे मसाज एंड शिरोधारा. दैट इज द ओनली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रेस. मैम इसमें शतपुष्प आदि भी दे सकते हैं ना? देते हैं, देखो बुक्स में मेंशन्ड है, पर शतपुष्पा का प्योर अच्छा तेल हम बना पाएंगे? तो मैं जो मेंटल स्ट्रेस और AMH इंप्रूव दोनों में ही हम शीरबला दे सकते हैं. मेंटल स्ट्रेस में शीरबला मत दो, अनु उसमें मत, है ना. क्योंकि पता नहीं अब मुझे ऐसा लगता है उस टाइम आप उसको ब्रीहन दें कि नहीं दें. शिरोधारा जरूर दीजिए. और मैं नॉर्मली बच्चे बुक्स में लिखा होता है ना कि शतपुष्पा तेल दें, ये दें, नाक से डालें. देखो हम उतना अच्छा बना पा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता ना. कंपनीज तो बिल्कुल कितने टेस्ट पार करके दे लॉन्च इट इन अ मार्केट. हमने अपने क्लेम, मैं पता नहीं बहुत डरपोक डॉक्टर हूँ, सीरियसली बताऊं, मुझे ऐसा लगता है मेरी वजह से किसी को कुछ नहीं होना चाहिए. तो लो पेस पे चलो, बट ठीक है क्वालिटी से चलो. तो उसमें मैं नॉर्मली जो मार्केट के अच्छे आते हैं वही देती हूँ. शतपुष्पा तेल आई मेक इट, बट फॉर वस्तु, नॉट, मैं नशे में देती नहीं. मेरे पास है शतपुष्पा तेल बना हुआ, पर मैं बस्ती में देती हूँ, नाक से नहीं. मैम AMH के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी नस्य दे सकते हैं? दो ना, मैं वही तो कह रही हूँ, मैं भूल गई बताना बेटा. बिल्कुल दो, ओके. है ना. मैम वो शीरबला ऑयल से, जो 101 शीरबला ऑयल आता है उससे, क्योंकि हम बल्ले पे जाना चाह रहे हैं ना, हमको ब्रीहन करना हाँ है, हाँ. तो बिल्कुल दो, है ना. मैम कोई घृत से भी दे सकते हैं क्या नस्य? गाय के घी से दो, अगर प्योर अच्छा गाय का घी है. ओके ओके ओके. थैंक यू मैम. मैम एंड मैम एक और क्वेश्चन था. अणु तेल से करना पड़ेगा मैम? क्या? मैम स्टार्ट अणु तेल से करना पड़ेगा? स्टार्ट मैं हमेशा अणु तेल से करती हूँ. स्टार्ट इजी चीज से करो. तो कितने दिन का लेना है मैडम? जैसे अणु तेल कितने दिन, फिर उसके बाद कितने दिन बाद वो स्टार्ट करना है? 3 दिन दे दो अणु तेल, फिर आ जाओ इस पे. फिर और मैं तो नॉर्मली 4-5 दिन, 5 दिन, 7 दिन करके पेशेंट को सिखा देती हूँ कि अब आप घर में हफ्ते में 2 बार करिए, है ना. तो मैम नस्य मैम डायरेक्ट ही दे दें या फिर प्रॉपर मतलब स्नेहन स्वेदन करके वैसे ही देना? प्रॉपर, जब आपके पास है तो प्रॉपर, घर पे कैसे भी करे, आप प्रॉपर करो, है ना. ठीक है. ठीक है, चलो. अब इसके बाद आता है वही इंपॉर्टेंस ऑफ सौम्यनस. अच्छा वो मैंने यहाँ डाला हुआ है, एक सौम्यनस, वही जो मैं अभी बार बार कह रही हूँ, एक जेंटल, है ना, कि पेशेंट को लगे मजा आ गया, मैं पूरी रिलैक्स हो गई, तो वो देना चाहिए. देन पंचकर्म में विरेचन वस्ती, ये अच्छा वो वाली स्लाइड यहाँ आ गई बेटा. और शिरोधारा, रसायन थेरेपी करनी है, हर्बल मेडिसिन. अब इसमें देखो मैंने हर्बल मेडिसिन में ये कौन सा वाला है, स्ट्रेस वाला, इसमें मैंने गोक्षूर डाला है. क्यों? फिर से एक जगह जा रही हूँ, सब देखना, ये स्लाइड देखो, मैं रख ही दूं वहां. मैं क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ के खुद ही आंसर बता देती हूँ.
वजाइनल ड्राइनेस देख रहे हो, एट्रोफी देख रहे हो, यस मैम। बस इसीलिए गोक्षूर। गोक्षूर इंक्रीजेस द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ जेनाइटल्स। जब आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन में गोक्षूर दे सकते हो क्योंकि वो पेनिस का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, तो ऐसा तो नहीं है गोक्षूर सिर्फ मेल जेनाइटल्स को ढूंढता है, फीमेल जेनाइटल में भी वो वही करेगा ना। तो गोक्षूर दीजिए, ठीक है। अब डायबिटीज, बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया ना, 1 घंटा हो गया। हाँ नो हाँ, मैम। नहीं, चले आगे। यस यस हाँ हाँ चलो। चलो अब डायबिटीज टाइप 1 एंड 2। 1 हाथ मत डालो, इंसुलिन लगने दो, लेकिन सपोर्ट के लिए पीछे खड़े रहो कि उसको उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसके लिए हम पीछे आयुर्वेद से ट्रीट करें। टाइप 2 डायबिटीज नॉर्मली स्ट्रेस, क्योंकि कोर्टिसोल बढ़ेगा तो ग्लूकोज, मैंने आपको रिलेशन बता दिया। थायराइड गड़बड़ होगा तो ग्लूकोज गड़बड़ होगा। पीसीओडी होगा तो गोक्षूर किस फॉर्म में देना है, टैबलेट, गूगल नहीं, सिंपल गोक्षूर, है ना। अब पीसीओडी, उसमें भी टाइप 2 डायबिटीज, क्योंकि उसमें दोनों ही चीजें आ रही हैं, ओबेसिटी भी आ रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आ रही है, कोर्टिसोल भी गड़बड़ हो रहा है। तो टाइप 2 वाले को हम बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट में जो रिस्क होता है, इट इज पहला कंसीव करने में रिस्क, क्योंकि उसका जो एंडोमेट्रियम है ना, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ग्लूकोज अपटेक उसका अच्छा नहीं होता। थायराइड पेशेंट में ग्लूकोज अपटेक ही तो गड़बड़ है पेरिफेरल। दूसरा, अगर हो भी गया तो रिस्क ऑफ मिसकैरेज रहता है या कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसीज। अब इसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज क्यों आती हैं, क्योंकि ये लोग ज्यादातर ओव्यूलेशन गड़बड़ होता है इन पेशेंट्स में। तो जब ओव्यूलेशन गड़बड़ होगा तो ओलिगो या एमेनोरिया, डिलेड या फेल्ड इम्प्लांटेशन, आई सेड जस्ट अभी 2 मिनट पहले कि इनका क्वालिटी ऑफ परफ्यूजन ऑफ एंडोमेट्रियम अच्छा नहीं होता। बीपी या डायबिटीज में, दोनों बीमारियों में जो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल है उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, नैरोइंग ऑफ द ल्यूमन। जैसे ही नैरोइंग ऑफ द ल्यूमन होगा तो जो एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बनना है और जो डेसिडुआ को प्लाजेंटा में कन्वर्ट होना है, वो अच्छा नहीं होता। इसीलिए रिस्क ऑफ मिसकैरेज एंड कॉम्प्लिकेशंस इन दी प्रेगनेंसी होता है। एंटीपार्टम हेमरेज, ये सब अब्रप्शियो प्लाजेंटा, ये चीजें आपको डायबिटिक्स में दिखती है कि अचानक आईयूएफडी हो गया बच्चा। कैसे हुआ, क्योंकि उसके पास आने वाला ब्लड गड़बड़ आ रहा था। देन प्री मेच्योर एजिंग ऑफ ओवरीज। Ma'am, this is even they call it as calcification of placenta, no, ma'am? बच्चे, कैल्सिफिकेशन ऑफ प्लाजेंटा इज एजिंग। हमने जो अपरा नाम दिया, जरायु नाम दिया प्लाजेंटा को आयुर्वेद में, वो है एक। उसमें कैल्सिफिकेशन यानी कि एक प्लाजेंटा में ऐसे हेक्सागोनल 20-25 कॉटिलिडन्स होते हैं, चैम्बर्स होते हैं। वो चैम्बर्स पूरे ब्लड लोडेड रहते हैं, इट इज हेल्दी प्लाजेंटा। बाय 5 मंथ्स के बाद धीरे धीरे उसमें कैल्शियम आने लगता, तभी तो वो झड़ेगा। डेसिडुआ इसीलिए तो कहलाया जाता है वो पतझड़, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, ज्योग्राफी में पढ़े। तो जिनमें पत्ते अपने आप झड़ते वो डेसिडुअस है, जिनमें नहीं झड़ते वो एवरग्रीन है। प्लाजेंटा अगर एवरग्रीन होता तो हम पूरे टाइम अंदर प्लाजेंटा लेके घूमते, वो डेसिडुअस है इसलिए तो हम फ्री हो गए ना डिलीवरी के बाद। तो उसमें ये जो कॉटिलिडन्स है बेटा, 20-22 वीक्स के बाद उसमें धीरे धीरे कैल्शियम आने लगता है। एंड दिस कैल्शियम इज नेचुरल, फिजियोलॉजिकल। कम में आएगा ग्रेड 1, ग्रेड 2, एंड बाय 9th मंथ या 8th मंथ आप देखना कैल्सिफिकेशन ग्रेड 3 आ जाता है। ग्रेड 3 अगर 34 वीक्स के बाद आ रहा है तो ठीक है, उससे पहले आ रहा है तो इट इज प्री मैच्योर कैल्सिफिकेशन ऑफ द प्लाजेंटा। ये ऑप्स में कभी अगर देखेंगे, नहीं तो बहुत लंबा टॉपिक है ये। वो कैल्सिफाई हो गया तो बेबी IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन पे जाता है ना। तो ये चीजें जो है ये हम कैल्सिफिकेशन के बेसिस पे प्लेसेंटा की ग्रेडिंग होती है। यस यस, जो ग्रेडिंग 1 2 3 पर तो कैल्सिफिकेशन है। अच्छा, वो जो थर्ड ट्राइमेस्टर में ही कैल्सिफिकेशन Yes, होता है। मैं इसीलिए बोलती हूँ बेटा, मेरा हमेशा क्लास में भी यही होता है, फर्स्ट ईयर की टीचर हूँ, कि तुम लोग घर जाओ तो इतना ऐसा तुम्हें होना चाहिए, यस मैंने ये ह्यूमरस पढ़ी है तो अब मुझे ये आ गई है, रटना नहीं है, समझना है ना। तो आप कैल्सिफिकेशन, आप जब उसको समझोगे ना
तो आप उस रिपोर्ट को देख के एकदम आपके दिमाग में रिपोर्ट देखते देखते ट्रीटमेंट याद आ जाएगा कि मुझको तो इसको ये देना है क्योंकि ग्रेड 3 हो रहा है, बच्चा बढ़ेगा नहीं, हम क्या करेंगे, अब उसको सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए दे देंगे और अच्छा प्रोटीन दे देंगे। समझ रहे हो, आपका ट्रीटमेंट उसकी रिपोर्ट देख के डिसाइड होना चाहिए, ऊपर से तो दिख नहीं रहा, पेट में हमने धड़कन सुननी है खाली, ठीक है। तो अब उसके बाद आता है, इसी वजह से क्या होता है कि अगर जैसे मतलब जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर आया नहीं और थर्ड ग्रेडिंग हो गई, इसीलिए जो इकोस्प्रिन चलाते हैं। यस, इसीलिए इकोस्प्रिन। हाँ मैम, अब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ उसका। चलो थैंक गुड, यू मैम। चलो चलो ठीक। थैंक यू मैम, थैंक यू। बेटा अगर पेशेंट प्रेगनेंसी से पहले डायबिटिक है तो उसकी पहले HbA1c 6 के नीचे रखो, 5.8 के नीचे, इनफैक्ट फिर प्रेगनेंसी के लिए बोलो। और प्लीज, मैं तो इसमें हाथ खींच लेती हूँ और लिख देती हूँ, रेफर टू डायबिटोलॉजिस्ट फॉर द ओपिनियन, क्योंकि इंसुलिन ही सेफ है इसमें। और साथ में ऑफ कोर्स कि उसका इंसुलिन का डोज ना बढ़े, हम खाने में मेथी खाते हैं ना, तो मेथी की टैबलेट, त्वक की टैबलेट, दालचीनी की टैबलेट आती है, निशामल की सिरप, हल्दी और आंवला सेफ है, ये ऐड कर देती हूँ बस। मेरा अपना मैम, सेफ। हाँ, मैम थ्रू आउट प्रेगनेंसी दे सकते हैं निशामल की? क्यों नहीं दे सकते? तुम थ्रू आउट प्रेगनेंसी आंवला और हल्दी नहीं खा सकती हो? जी खाती हो ना, हर सब्जी में हल्दी डालती हो ना? फिर मैम जैसे अगर हस्बैंड वाइफ किसी में से भी अगर 6 है, बॉर्डर लाइन है, तो मतलब उनको कंसीव के लिए कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? कहो, लेकिन उनको बोल दो कि आपको डे 1 से दवाइयां लगेंगी। मैन का भी है तो भी, हस्बैंड का है तो भी? यस, हस्बैंड का नहीं, हस्बैंड में तो सिर्फ प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी, उसके बाद क्या प्रेगनेंसी दिक्कत? के लिए कि हाँ? अगर मान लो जैसे मैन का है 6 बॉर्डर लाइन, मान लो हम्म। किसी भी पेशेंट में, फीमेल का नहीं है, फीमेल का ठीक है, तो अगर वो कंसीव कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है या हमें उसके लिए कुछ उसमें जाना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हस्बैंड का 6 बहुत सारी दवाई खाने के बाद है तो स्पर्म का नॉर्मली 6 है, रैंडमली मतलब 6 है प्री टाइम। नॉर्मली है तो ठीक है, क्योंकि हाई शुगर डीएनए डैमेज करता है स्पर्म का, तो बच्चा कंजेनाइटली अबनॉर्मल या मिसकैरेज में जा सकता है, ठीक है। पढ़ो, तुम लोग पढ़ो बच्चे, मजा आता है पढ़ने में, घुस जाओ एक बार किताब में, तो सकता है पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो मैम पहले उसको नॉर्मल करके कंसीव करने की एडवाइस ऑलवेज बेटर, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप मतलब हम जो काउंट प्लस, शुक्र बल, एडिजुआ जो भी देते हैं, साथ में एक उसको BGR34 या एमरी प्लस या शुगर एट कुछ ऐड कर दो बस। फिर मतलब ऐसा है कि अगर वो 6 से कम हो तो अगर ट्राई करें तो ज्यादा हाँ, अच्छा। क्योंकि वो स्पर्म अच्छा आएगा ना, मॉर्फोलॉजी स्पर्म की अच्छी होगी, ठीक है। नहीं तो मैंने ये अगर लिखा है, इसमें ही रहता है तो इस थोड़ा पे लिखा है, स्पर्म इस पे स्लाइड पे देखो 2 चीजें लिखी भी हैं कि इम्पैक्ट ऑन मेन, क्योंकि हमको कंसेप्शन के लिए दोनों चाहिए। डायबिटीज इम्पेयर द स्पर्म प्रोडक्शन, मोटिलिटी एंड डीएनए इंटीग्रिटी, और दूसरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है? क्योंकि डायबिटीज में 2 नुकसान हो गए, एक तो वो जो उसकी वेसल्स है, हेलिसीन वेसल्स जो पेनिस में है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा, दूसरा डायबिटीज में पेरिफेरल नर्व्स वीक हो जाते हैं, तो वो न्यूरोमस्कुलर पार्ट जब वीक हो गया तो पेनिस में इरेक्शन होगा ही नहीं। तो दिस इज हाउ डायबिटीज इफेक्ट्स बोथ मेन एंड यस। DC दत्ता से पढ़िए, यस अच्छी बुक है, पढ़ो, पूरी पूरी बुक पढ़ो बेटा, मजा आता है पढ़ने में। दोबारा नाम बताएं मैम बुक का? दत्ता, DC दत्ता, ऑप्स और गायनी दोनों की आती है, गुड बुक। और क्या था, व्हाट आर द डेंजर्स? हाँ, अब बच्चे में क्या खराबी हो सकती है? तो बच्चे में माल फॉर्मेशन, मैंने कहा ही, अगर डीएनए ही गड़बड़ हो गया स्पर्म का तो माल फॉर्मेशन के पूरे पूरे चांसेस हैं। और मान लो माल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, बच्चा हेल्दी है, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं है, ग्रो हो रहा है, तो ये बच्चा बहुत मोटू होता है, हेल्दी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको एक्स्ट्रा डैश मिलता है, शुगर कंटेंट हाई रहता है ना ब्लड में। शुगर कंटेंट है ना, वो बहुत हाई रहता है, इसीलिए ये बच्चे जो है एक्स्ट्रा गोलू मोलू होते, हेवी वेट वे भी आते, ठीक है। ओए थैंक यू, खत्म? अच्छा, मेरे को लगा था और स्लाइड है आगे। अब क्या पूछना है पूछो। हाँ, इसमें एक चीज छूट गई, माधु तेलेक वस्ती, मुझसे डॉक्टर सुमन ने पूछा था। जी मैम।
है ना? हाँ, मैंने सोचा भी था ना आज बताऊंगी। जी जी। माधु तेलिक वस्ती, इन लेडीज को जो कंसेप्शन के लिए आ रही है बेटा, इनको माधु तेलिक वस्ती दीजिए, है ना? मेडिसिन तो हम देंगे, माधु तेलिक वस्ती देने से क्या बेनिफिट होता है कि उनका इंटरनली जो शुगर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो ठीक होता है। अब माधु तेलिक नाम से समझ में आ रहा है ना कि इसमें मधु और तेल मेन इंग्रेडिएंट है। तो आप नियरली 200-250 ml ये बनाएंगे, तो इसमें आपने अगर 60 ml शहद, 60 ml तेल लिया तो ये हो गया 120, है ना? अब हम इसमें अपनी मर्जी से काढ़ा डालेंगे। प्रेगनेंसी के लिए ले रहे हैं, दशमूल ले लो, है ना? तो वो कितना ले लोगे? 70, हमने ये अगर लिया 50-50-100, तो बाकी वो काढ़ा 150 है। बस ये करना, हो गई माधु तेलिक वस्ती। सेंधा नमक डाल देंगे। क्लियर? ये तेल कौन सा यूज करना है मैम? स्नेह द्रव्य के लिए देखो तिल वो तेल। ना, हाँ मेरे को तिल तेल ठीक लगता है, ऐसे अच्छा लगता है तिल तेल की। ये किसने सिनॉप्सिस का लिखा था, फिर से बताओ बच्चे, कुछ सिनॉप्सिस लिख रही थी ये बच्ची, क्या है तुम्हारा सिनॉप्सिस? माधु तेलिक पे है तो तुम पढ़ाओ हम सबको फिर तो। हाँ, कहाँ गया इसका मैसेज? मेरे साथ मैसेज, कुछ और टॉपिक्स पे क्लास जरूर लीजिए। दशमूल क्वाथ मिलाना मैडम 100 ml। हम्म, मुझे दशमूल, गायनी के लिए दशमूल ही अच्छा लगता है, जी। काढ़ा बना के डाल, है ना? तो मैम कौन से दिन से मधु तेलिक बस्ती दूं? 5th हाँ, दिन? दिन से नहीं देना है माधु तेलिक, रोज रोज नहीं देना है। जी। आप 7 दिन 10 दिन में एक बार दीजिए, ओके। है ना? हाँ, इट इज जस्ट अ गुड सपोर्ट। ठीक है, जी। अब और कुछ पूछना है? मैं, मेरे पास एक पेशेंट आई थी अभी शाम को इमरजेंसी में, तो मैंने 5-6 महीने पहले उसको मल्टी लोड लगाई थी, तो पीरियड्स तो अच्छा, आप एलोपैथी प्रैक्टिस करते हो? मिक्स पैथी हो जाती है मैम। गुड गुड। तो अभी मैं आयुर्वेद सीखने के लिए आपकी क्लास अटेंड कर रही हूँ, अदरवाइज मैंने एलोपैथी प्रैक्टिस की अब तक, डिलीवरीज वगैरह है सारा। फिर तो आप में बहुत दम है, मुझे तो एलोपैथी करने में डर लगता है। तो मैम हमारे टाइम में यही बताया जाता कि बीएमएस की डिग्री ले लो, आपने डिलीवरी अबॉर्शंस करो। मैं तो अपने आप को एक ट्रेंड दाई की उपाधि देती हूँ और नथिंग। नो नो, सुनो, आप अगर डीएनसी कर लेते हो तो उत्तर बस्ती देने में क्या डर है? बड़े से उत्तर बस्ती में देती हूँ मैं डीएनसी, हाँ। मैंने 14 साल पहले बंद कर दी है, लेकिन मैं उत्तर बस्ती देती हूँ प्रेगनेंसी के लिए, पल्सर पे से। अच्छा, गुड। जी। और ये ट्यूबल ब्लॉकेज के अंदर भी अपार मार्ग शार्क तैलम से, उसमें महारानी तेल मिला के रिजल्ट दिखता है? यस। रिजल्ट आता है? यस मैम। कितनी साइकिल्स में आ जाता है? 3 months देती हूँ। अब तक मैंने 7 ही पेशेंट लिए, मैंने 5 ने कंसीव किया। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। जी। तो गुड मैंने गुड। अभी मल्टी डोर लगाई हुई थी, तो 6 महीने पहले लगाई थी। पीरियड्स उसके 10 की डेट थी, 13 को आए, 2 दिन ठीक रहे, आज अचानक परफ्यूज ब्लीडिंग में आई है। बीच में उसको सर्विसाइटिस की प्रॉब्लम तो थी ही, तो मैं सोच रही थी इसका सर्विक्स वगैरह देखते हुए इसको मल्टीलोड निकाल देनी चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि सर्विक्स इरिटेट ना। निकालो, लेकिन निकालने से पहले ना एक अच्छी टीवीएस सोनोग्राफी करा लो, कहीं ब्रीचिंग तो नहीं हुई है, मतलब ब्रीचिंग इन द सेंस एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहीं डैमेज तो नहीं हुई है, मायोमेट्रियम तक चली तो नहीं गई कहीं है। ओके। एक बार सोनोग्राफी जरूर करो। जी, कल बुलाई है मैंने दिन के टाइम में, तब हाँ, देखती आप एक सोनोग्राफी करा के एंड फिर वो करो, हूँ। ठीक है निकालो, मैम। है ना? ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, और किसी को कुछ हेलो पूछना है? मैम। हाँ। मैम एक हेलो। 51 ईयर्स की पेशेंट है, उनको हेवी मेंसेस होते हैं, तो उनको मैम यूएसजी में 3 फाइब्रॉइड्स आए हैं, इंट्राम्यूरल है एक और 2 सबसीरोसल है, और तीनों मैम, तीनों का साइज 2 से 2.5 सेंटीमीटर का होता है। तो अभी मैम उनको 3 मंथ्स के लिए मिफेप्रिस्टोन 10 mg ओडी में स्टार्ट करी है एलोपैथी डॉक्टर ने, और उनका एज 51 ईयर्स है, तो मेनोपॉजल एज ही है, तो हम उसमें क्या दे सकते हैं मैम? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया तो नहीं है? मैम एंडोमेट्रियल थिकनेस 3 mm आई थी उनकी, यूएसजी में करवाया था तब। अच्छा, तो तुम मीफीप्रिस्टोन चल रही है, चलने दो, उसके साथ तुम उनको दे दो
अपना मांस पाचक और कांचनार गुगुल और ये इस टाइप का, ये क्या कहते हैं, शिगरू, ऐसी वाली चीजें तुम ऐड कर दो, सो दैट उनको थोड़ा सा फास्टर रिजल्ट आ जाए। मीफिप्रोस्टोन क्योंकि इसीलिए दी होगी बेटा कि उसकी ब्लीडिंग रुक जाएगी उससे, हाँ मैम, लास्ट टाइम बहुत है हेवी, ना। तो जब 3 मंथ्स बहुत हेवी पीरियड नहीं, हाँ 3 मंथ्स के लिए पीरियड जब रुका रहेगा तो ईस्ट्रोजन लेवल डाउन हो जाएगा, इसलिए अपने को उसको हाँ। और डाउन करना है। तो हम ऐसा कुछ ऐड कर, है ना, कांचनार कर्षण चिकित्सा करनी है मैम उसमें? कर्षण ही करनी है, कांचनार गुगुल कर्षण के लिए, मांसपाचक कर्षण के लिए, और लोदरा सब एंटी इंफ्लेमेटरी है। अगर हम वो हाँ। देते हैं शिगरू तो वो भी वही है, एंटी इंफ्लेमेटरी है ना। तो मैम यार अगर, हाँ, देखो उनको नेक्स्ट साइकिल में, सिरोजल तो हम नहीं हिला पाते, सब सिरोजल तो यूट्रस के बाहर है, वो पीरियड हाँ को हेवी भी नहीं कर रहे। जो हेवी कर रहा होगा वो होगा इंट्राम्यूलर, और उनकी एज, मीनोपॉजल एज, हाँ, हार्मोन्स तो गड़बड़ है तभी फाइब्रॉइड बना है ना। थायराइड भी है मैम उनको। हाँ थायराइड भी है, तो देख तभी फाइब्रॉइड भी बना है, तो हमको उनके हार्मोन्स को बैलेंस करना है, ठीक है। ओके मैम, जब अगर मैम नेक्स्ट साइकिल में फिर से उनको अगर हेवी ब्लीड होता है तो उसमें हम लोदरा सब तब ऐड करेंगे या मतलब चालू रखेंगे? अभी से करो, अभी से। ओके, एंड मांसपाचक, कांचनार और शिगरू ये सारी वटी फॉर्म में देना है? सब टैबलेट्स आती है बेटा, सबकी टैबलेट्स ओके आती ओके ओके मैम थैंक यू। आईयूआई के बारे में बताइए, हम कर सकते हैं क्या प्रोसीजर? क्या? आईयूआई हाँ आईयूआई क्या? हम कर सकते हैं आयुर्वेद वाले, और क्या प्रोसीजर है नहीं इसका? बेटा, आईयूआई तो आजकल इवन नर्सिंग होम्स में बैन है, इट इज अलाउड ओनली इन आईवीएफ सेंटर्स, तो डोंट टेक रिस्क, ओके ओके। बिल्कुल नहीं। मैम मैम मेरे एक सीनियर हैं, कंसल्टेंट हैं एक्चुअली, उनकी एज है मैम 45-46, एलोपैथी हम्म में है। और हम्म उनको ना मैम, आई नो वो मुझसे तो खैर कभी भी पूछेंगे नहीं कि मैं क्या करूं, बट मुझे जस्ट उनके सिम्टम्स देख के क्यूरियोसिटी कि मैं आपसे पूछूं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम्म उनको ना एक्चुअली मैम मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने से उनको जैसे पहले स्पॉटिंग स्पॉटिंग रहती थी, जैसे मेनोपॉज कहते हैं मेनोपॉज आने वाला है, पर मुझे बहुत क्रैम्प्स रहते हैं, मुझे स्पॉटिंग रहती है, तो उन्होंने शायद अभी ना मरीना इंसर्शन भी कराई है, उनको बहुत सारे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स भी हैं, और एंडोमेट्रियम थिकनेस से हाइपरप्लेजिया भी मैम रहता ही था। तो जैसे साथ में किसी ने डीएनसी के लिए बोला तो उन्होंने वो तो नहीं करवाया, बट फिर स्कैन करवाते रहे कंटिन्यूसली, अभी उन्होंने मरीना इंसर्शन करवाई हुई है, और स्पॉटिंग स्पॉटिंग अभी भी रहती है, क्रैम्प्स भी रहते हैं। हम्म। मरीना तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, पता है, मरीना से तो पेशेंट और को मैम इतना आज वो बता रहे थे गीला कि गीला रहता है वो पूरा प्रोजेस्ट्रॉन ले रहे हैं। हाँ। आज वो बता रहे थे कि वो प्रोजेस्ट्रॉन ले रहे हैं, और 20 mg मतलब की डोज से उनकी उनकी 20 mg की डोज अभी चल रही है। कितनी एज तो है मुझे उनकी? मैम एज उनकी होगी 45 के आसपास, हाँ। निकलवा देना चाहिए। देखो प्रैक्टिकली इस चीज को सोचो बेटा, मरीना इट सेल्फ इज इमिटिंग प्रोजेस्ट्रॉन, उसके बाद वो ओरल प्रोजेस्ट्रॉन भी ले रही है, तो उनकी सिक्रीटरी एक्टिविटी कितनी ज्यादा है, पूरा जेनाइटल स्टिकी रहता होगा, चप चप चप, निकलवा दो अगर हाँ इतनी जी मैम, परेशानी है। इवन मैम खैर वो खुद मतलब मुझसे जैसे इतने सीनियर है, 45 है, एलोपैथी में है मैम, डीजीओ है। तो हाँ, मुझे मतलब एक्चुअली ये चीज थोड़ी रियलाइज हुई कि क्या कर रहे हैं, मतलब वो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन की डोज बढ़ाए जा रहे हैं या कुछ है, तो बस उनको भी ये चीज समझ में आ रही होगी कि उनको निकलवाने में ही निकाल फायदा देना है। चाहिए। देर आर तो सर्टन, वो देखो मुझे मैम हर जस्ट, बीमारी साध्य है ऐसा नहीं ना, हमने असाध्य उस जमाने में 5,000 साल पहले भी पढ़ा कि हाँ असाध्य जी होता है, मैम, हाँ जी, वो असाध्य की कैटेगरी में एक्सेप्ट करें, है ना। ट्रू इतना मैम। ओवरलोड अपनी बॉडी को हार्मोन से कभी नहीं करना चाहिए कि उसके मैम आफ्टर मैंने बहुत इफेक्ट, ज्यादा वेट गेन भी कर लिया अभी, ठीक जैसे है, मतलब मैं उनके उसके साथ एक आफ्टर साल से इफेक्ट्स तो नजर देखते आए, देखते। इससे अच्छा निकाल बाहर फेंको। अब मैंने भी तो हाँ निकाला ही जी ना, मैम। 98 ऑफ 42 ओवरीज भी निकाल दी। व्हाई? बिकॉज इसमें प्री कैंसरस चेंजेस थे, आई डिडंट वांट टू टेक रिस्क भाई, जिंदा रहे वो अच्छा है बिल्कुल कि बिल्कुल मर मर के रहे। बिल्कुल मैम, हेलो ठीक मैम। है, सही हाँ बोल रहे हैं। थैंक यू। मैम, मेरा सिनॉप्सिस का टॉपिक है कि कंसेप्चुअल स्टडी ऑफ उपधातु हम्म, विथ स्पेशल रेफरेंस टू अर्थव दृष्टि इन अष्टांग हृदय, तो मुझे हम्म। उसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए था। मैं गाइड बन गई हूँ तुम लोग ही है, इसमें क्या मैम तो चाहिए, क्या जानना चाहती हो? मतलब उसके बारे में उतना ज्यादा कुछ पता नहीं, अभी फर्स्ट ईयर में ही हूँ संहिता में, तो मुझे बस वो क्लिनिकली फेक स्टडी नहीं करना था, मुझे बस कंसेप्चुअल स्टडी मतलब उसका कंसेप्ट क्लियर करना है करके मैंने मेरी वो टॉपिक लिया है। तो मेरी थीसिस क्या थी पता है?
बंधत्व विद स्पेशल रेफरेंस टू आर्तवस्फोटस। तो मेरे जो एक्सटर्नल आए थे वो बहुत खुश हुए थे कि कोई रचना में भी ऐसी थीसिस लिख सकता है। एंड आई रियली टुक, एंड उसमें मैंने ओवेरियन फैक्टर लिया था, तो 30 फॉलिकुलर स्टडीज पे मैंने फिर किया था। तब मैं Okay. प्रैक्टिस भी कर रही थी, मेरी पीजी मैंने बहुत लेट करी, तो मैं प्रैक्टिस भी कर रही थी। तो तुम भी यही करो बेटा, तुम्हारी तो कंसेप्चुअल है ना, तो हाँ, तुम संहिता है मैम मेरा। तो पूरा वही कर, धातु से शुरू कर, है ना, कि रस धातु, फिर उसकी उपधातु, फिर उपधातु में भी तुम अंतःपुष्प बहिपुष्प को डिटेल मेंशन करो कि अंतःपुष्प क्या है, बहिपुष्प क्या है। फिर मॉडर्न से रिलेट करो कि अंतःपुष्प इज ओवम, पूरा ओवेरियन साइकिल लिखो, बहिपुष्प इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस लिखो, फिर हार्मोन इन्वॉल्वमेंट इन ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तेरे टॉपिक्स मतलब इंटरकनेक्टेड। देन क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ हार्मोन्स इन बोथ दी साइकिल्स। अब इधर आ जाओ धातु पे, तो आग्नेय गुण प्रधान है, ऑलरेडी पित्त है, फिर अगर वातिक प्रकृति में होगा तो कैसा होगा, पैतिक में होगा तो क्या होगा, विकृति में, है ना, समावस्था में तो सब ठीक है। तो दोनों का क्लिनिकल तक पहुंच जा, मजा आएगा तेरे गाइड को कॉपी चेक करने में तेरी। ठीक है समझ मैम, गई? थैंक यू मैम, क्योंकि चल। मेरा भी अभी छोटा बेबी है तो मैं उतना ये नहीं कर सकती। नहीं डू दिस, तुम बस दोनों के अलग अलग 10-15 पेज बनाओ, और 200 कुछ ऐसा रहता है ना, लिमिट होगी हाँ ना, हाँ मैम, बस 200। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हेलो मैम। हाँ बोलो जूही। मैम आज एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आंटी आई थी, उनकी लड़की का था, तो उसमें मैम माइल्ड हाइड्रोनेफ्रियोसिस है मैम उनको। अब मल्टीपल स्टोन है। हेलो मैम। स्टोन है, पथरी है क्या उसको? नहीं मैम, स्वेलिंग है उनको। नहीं नहीं बेटा, हाइड्रोनेफ्रोसिस में स्टोन है स्टोन है मैम, नहीं हाँ? स्टोन वगैरह कुछ भी स्टोन नहीं शो कर रहा है मैम अल्ट्रासाउंड में। उसको यूरिन इन्फेक्शन था क्या? यस मैम। था ना, दो ही कंडीशन में किडनी में इफेक्ट आएगा बेटा। बाकी हम और बड़ा बड़ा नहीं सोचे, हम पहले बेसिक ही सोचे। तो इधर उसको ब्लॉकेज है स्टोन से जिससे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, या उसको क्रोनिक सिस्टाइटिस रहा होगा, तो वो पेन की वजह से यूरिन एम्प्टी नहीं कर पा रही पूरा, तो बैक फ्लो हो रहा है, पोस्टवाइटल यूरिन रह रहा होगा, वो जा रहा है वापस। तो ट्रीट, अभी वो क्या दवाई ले रही है, एंटीबायोटिक ले रही है? जी मैम, एलोपैथिक का ले रही हैं, तो वो मेरे पास आई थी कि इसमें क्या कर सकते हैं। और मैम साथ में उनके बोथ ओवरीज में पीसीओडी भी दिया हुआ है। तो तुम्हारा ध्यान पीसीओडी पे चला गया है। तो मैम इसमें आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या कर पाएंगी, पीसीओडी भी है। अभी पीसीओडी को कुछ नहीं करो, पहले उसकी किडनी वाइटल ऑर्गन है उसको ठीक करो। तुम उसको पूरा नवादी गुग्गुल दो, तो स्वेलिंग भी कम होगी सुबह शाम। और कोई अच्छा सा डायोरेटिक गोपशूर दे दे या कुछ इस टाइप से दे, ठीक है, पहले उसको ठीक कर। बंगशील दे दे या नीरी दे दे, जो तेरे एरिया में है, फॉर 3 वीक्स, है ना, ठीक है। मैम हेलो, नवादी गूगल किसमें? फैटी लीवर में भी नवादी गूगल काम करता है? करता है, बिल्कुल करता है। और आपने गोपशूर भी बताया अभी यूरिन के नेफ्रोलॉजी में, तो गोपशूर हमने एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ाने के लिए भी यूज कर रहे हैं। गोपशूर क्या कर रहा है देखो, सर्कुलेशन इम्प्रूव कर रहा है, तो मसल स्ट्रेंथ, उसकी लाइनिंग अच्छी कर रहा है ना जी, बस, ठीक है जी, है ना। जी जी मैम जो आपने एक क्वेश्चन पिचू था बताया था, या स्वीटी बोलो। हाँ मैम, एक ना पेशेंट है, उसका प्रोलैक्टिन लेवल अगर हाई रहा तो मैम उसमें क्या कर सकते हैं? लाइक वो अगर 200, 250, 300 तक क्रॉस कर गया, ओपीडी में ऐसे पेशेंट्स आते रहते हैं मैम, तो उसमें क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले उनका एक्सरे कराओ। डेली रूटीन वगैरह भी बहुत डिस्टर्ब है, मतलब वो रात्रि जागरण करते हैं वो लोग पेशेंट। बेटा नहीं, पहले एक्सरे स्टल कराओ, कोई पिट्यूटरी ट्यूमर या कुछ तो नहीं है, क्योंकि 200 बहुत ज्यादा है, हायर लिमिट इज 25, ठीक है। अगर वो नहीं है, अगर वो नहीं है तो कैबरगोलिन, क्योंकि इतने हाई डोज में आयुर्वेद काम नहीं करेगा, कैबरगोलिन दे दो उसको 0.25 mg। मतलब आयुर्वेदिक से जानना चाहिए था मैम, वो कैबरगोलिन तो हम देते ही है, बट आयुर्वेदिक में हम क्या दे सकते हैं? तो ये आयुर्वेदिक में रस पाचक, किसकी धातु है? रस की।
रसपाचक देंगे, और कोई चीज एक्यूमुलेट हो रही है तो लेखन देंगे, है ना, कफ है, बस ओके दे दो कफक। मैम और मैम ओके प्रोजेस्टेरॉन की जगह पे आयुर्वेद में क्या दे सकते हैं? किसमें आईयूआई के बाद जैसे प्रोजेस्टेरॉन देते हैं ना देना है? कुछ नहीं है आयुर्वेद में, और नहीं निर्गुंडी उतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, इट इज फाइटोप्रोजेस्टेरॉन। बिल्कुल देना है बेटा, कुछ चीजों में मान के चलो, जीवनीय गन दे दो, जी मैं देती हूँ ये जीवंती वगैरह, वो दो, हाँ, बट साथ में प्रोजेस्टेरॉन देना है। मैम पेचुलस वजाइना आयुर्वेद का है कोई अपना? तो क्या? पेचुलस वजाइना में हाँ, आयुर्वेद के हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया सुमन। जैसे मल्टी ग्रेविडा की वजाइनल पेचुलस वजाइना हो जाती है ना, हाँ हाँ तो उसके हम आयुर्वेद पे क्या कर सकते हैं, चांगेरी घृत और मूत्रक तेल के अलावा? हाँ हाँ, अच्छा ये चंद्रांशु रस, शीरबला। चंद्रांशु रस की गोली आती है मैडम, 2BD। आयुर्वेद सार संग्रह उठा लो। ओके जी, ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, चलो। और मैम कॉर्टिसोल रेज रहता है तो कॉर्टिसोल में क्या दे सकते हैं? अगर कॉर्टिसोल रेज है, शिरोधारा, सौम्य नस्य, और सब ब्राह्मी और इस टाइप की चीजें। मैम आयुर्वेद सार का नाम बता दीजिए काफी जो बेस्ट हो। चौखंबा प्रकाशन की आयुर्वेद सार संग्रह। मैम जो आपने ठीक है। टिश्यू और बर्ती बताई थी वो कितनी देर तक रखनी होती है? मतलब 3-4 घंटे, जब तक पेशेंट यूरिनेशन के लिए तैयार ना पेशेंट कंफर्टेबल है। छोड़ दो जी। आप उत्तर बस्ती देते हो डॉक्टर सुमन, तो प्रॉपर ओटी वोटी रखते हो? जी डॉक्टर साहब। मुझे बस वही है कि मेरा स्टाफ नहीं समझदार, कितना भी सिखा लूं। मैम मैंने अभी नया, लेकिन मैं अपने आप ही सारा कि एक लड़की से मसाज की, फिर दशमूल पत्र डाल के एक यंत्र खरीदा है मैंने, उससे सारा स्टीम करके फिर पेशेंट। इको आ रही है आपकी आवाज, आज क्लियर नहीं आ रही। मैम वेदर खराब है, बाहर बारिश लग रही है। क्योंकि मेरे को बहुत मन है कि मैं फ्रीक्वेंटली उत्तर बस्ती दूं, मैं बहुत सोच के देती हूँ जब तक बहुत जरूरी ना हो। ये बच्चे लोग मेरे ना समझदार नहीं है स्टाफ, एक्चुअली कॉलेज वाले चली जाती हूँ ना, पीछे गड़बड़ कर ही देते हैं। मेरी एक पेशेंट तो मैडम, मेरी कुलीग तो 4 पाचन करती है अपामार्ग क्षार चूर्ण से पेचुलस वजाइना के अंदर, उसको करती है, बर्न करती है, सर्विक्स को सारा पैक करके बिल्कुल गोली की तरह करके, फिर उसमें जाते आते तैलम का और नींबू सब रस का वो लगा के। वो फाइब्रोज हो जाता होगा तो टाइट हो जाता होगा। जी जी जी, लेकिन मैंने मैम ये तो सर्विसाइटिस में भी देते हैं ना, अपामार्ग क्षार और निम्बुक रखते हैं अगर क्रॉनिक सर्विसाइटिस है तो? नहीं, अपामार्ग क्षार तो जला देगा मैम, वो तो टिप्स नहीं नहीं, एकदम पिंच ऑफ रखते हैं या बाबा, ये सब एकदम नहीं, पिंच। ये रिस्की वाली प्रैक्टिस नहीं, डर लगता है ना। आप मैम बड़ी वो कॉर्टिसोल का एक बार बता दीजिए ना प्लीज, कॉर्टिसोल में क्या देना है? कॉर्टिसोल में बेटा, कॉर्टिसोल के लिए सबसे अच्छा अडेप्टोजेनिक अश्वगंधा है। अश्वगंधा विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राह्मी एंड तगर आप दो, साथ में शिरोधारा अगर पेशेंट दे, है ना। कॉर्टिसोल्स बहुत अच्छे से अश्वगंधा मॉनिटर करता है। ठीक है, अश्वगंधा, ब्राह्मी एंड तगर। तगर, ओके मैम। एंड शिरोधारा नस्य भी साथ में ना? यस 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 मैम नस्य अणु तेल, शीतबला तेल इससे दे सकते? यस एंड यस। शिरोधारा मांसादिक वात वगैरह से, ब्राह्मी तेल की किससे करना है? हेलो मैम। ओके मैम। सरिता जल्दी बोलो, 11 बज रहे हैं, तुम लोग 16 साल की बच्ची है मैम, 80 kg का वेट है, और मेंसेस इसको प्रॉब्लम है मैम। सब कुछ ठीक कर, दीपन पाचन, फिर उसके बाद विरेचन, नहीं इसको वमन दे, 80 kg है ना, वमन। वमन को बहुत डिफिकल्ट मत समझो, स्नेपान देके उल्टी करानी है, ये सोचो ना, फिर कुछ नहीं होता। समन औषधि में कुछ क्या दे सकते हैं? शमन में मेदोहर गुग्गल, मेदोहर बेडंगादी लौ, इस टाइप की दवाइयाँ, साथ में उसको अगर ले ले तो एप्पल साइडर दो,
एप्पल विनेगर साइडर, उससे भी वेट लॉस होता है ना। फॉल भी हो रहा है बहुत, उसको पिगमेंटेशन भी है वो तो उसको उसी बहुत। की वजह से है। आईएस कृति दो, इनसे वेट लॉस होता है। इस टाइप की त्रिकटु दो, ठीक है। मैम मैम आयुर्वेद में एमटीपी को कैसे ठीक कर सकते हैं मैम? एमटीपी हाँ मैम। कुछ नहीं होता, हिलता भी नहीं है बच्चा, डोंट टेक रिस्क। इनकम्प्लीट अबॉर्शंस पे नहीं जाना, ठीक है। मैम आपने मेनोपॉज में रसायन एंड भ्रूण चिकित्सा बताई थी ना, तो रसायन में हम उनको क्या स्टार्ट कर सकते हैं? रसायन में इनको हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं? देखो, अगर बहुत हाँ। ज्यादा हॉट फ्लैशेस और ऐसी प्रॉब्लम है तो शतावरी घृत दे सकते हो, है ना। क्योंकि शतावरी घृत। हाँ, क्योंकि हॉट फ्लैशेस ज्यादा हो, ड्राइनेस हाँ। ऑफ द वाइटल्स बहुत हो, तो शतावरी घृत दो, है ना। ओके मैम। मैम और भ्रूण भी तो वही शतावरी भ्रूण भी तो करेगा ना मैम? करेगा ना, दोनों चीजें। बेयर मिनिमम हाँ। दवाई दो जिससे बेस्ट रिजल्ट मिले, है ना। ओके ओके मैम। मैम मेरे को पानी भी पी लेते हैं ना, बर्पिंग शुरू हो जाती है, ऐसी हिचकियां लेना शुरू कर देते हैं खाना खाते ही, डकारे भी। उसके लिए मेरे हस्बैंड, उनको क्या दे सकती हूँ मैं आयुर्वेद में? मैंने आपको बोला था क्या, सूचेकर और अभिपत्तिकर ये सब आपको बताया क्या? नहीं, मुझे नहीं अभी बताया था जी। आप सुबह खाली पेट उनको कामदूधा या प्रवाल दे जी। खाने के बाद सूचेकर रस दे, सोते टाइम अविपत्तिकर दे, और बीच बीच में शंखवटी या हिंगवाश दे, ठीक है। कामदूधा की दो गोली सुबह और शाम खाली पेट, है ना। शाम को प्रवाल इधर या कामदूधा या प्रवाल, है ना। खाने के बाद दे देती हूँ, सुबह खाने ये के दे बाद दो, दोपहर में खाने के बाद सूचेकर दे, रात सूचे- को सूचेकर रस गोली टैबलेट गोली, है ना। ये भी रात कोई को गोली? हाँ, आफ्टर मील्स रात को अविपत्तिकर दे दें, और बीच में जैसे चाय पी या कुछ भी ऐसा, तो उसके साथ हिंगवाष्टक या लवण भास्कर या शंखवटी। लस्सी पीते हैं मैडम लंच में ना, तो वो उसमें लवण भास्कर डाल लूं? लवण भास्कर डाल दो या हिंगवाष्टक चूर्ण डाल दो, ठीक है। ठीक है जी। पेशेंट है, उसकी एज 25 है और उसकी पीसीओएस की हिस्ट्री है, और मैम उसको बेसिकली लास्ट 4 ईयर से वर्षा ऋतु में ही एमेनोरिया की उसको फेस करना पड़ता है, और लगभग 3 महीने 4 महीने तक उसको पीरियड्स नहीं आते। बाकी मैम थ्रू आउट ईयर उसका सब कुछ सही रहता है, लाइक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ में उसका सब कुछ एकदम वर्षा maintain ऋतु को प्रकोप किस दोष का है? वात। बात दे दे। ठीक है मैम, बस ठीक है। और मैम उसको एरन के लिए दे सकते हैं डेली बेसिस पे दूध के साथ? क्या एरन ब्रश? एरन ऑयल, कैस्टर ऑयल? हाँ दे दो, अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है, लूज मोशंस वाटरी नहीं हो रहे तो दे दो, ठीक है। मैम आईवीएफ फेल्ड का टॉपिक बाकी है अभी? किसका? फेल्ड आईवीएफ के बाद में। हाँ, आज बहुत सारे टॉपिक्स नहीं ले पाते ना, 3 से ज्यादा में आप लोग भी वो हो जाते हो, तो मैं मैम मुझे करूँगी। केस डिस्कस करनी है, फिर कुछ उस सेटिंग टाइम करूंगी मेरी ना, केस। अभी है अपने पास 4 दिन ना। हाँ। क्यूए राउंड तो हमारा बहुत हो ही रहा है, हम क्यूए राउंड हाँ। को छोड़ के इसको कर लेंगे, ठीक हाँ है। मैम, मुझे मेरी केस डिस्कस करनी है। ओके ओके, गुड नाइट करें। यस मैम। गुड नाइट मैम। थैंक यू मैम। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट बेटा। थैंक यू।